यस। तो अभी तक हम लोग एप्लीकेशंस बना रहे थे, ठीक है, एप्लीकेशंस बना रहे थे और उसके अंदर डेटा भी स्टोर कर रहे थे। कितने लोगों ने डेटा स्टोर किया अभी तक? कोई आइडिया दे सकता है मुझे? हाउ मेनी ऑफ यू स्टोर्स द डेटा इन आवर एप्लीकेशन? आप सब कर रहे थे, बस पता नहीं है। बस जो डेटा था वो टेम्परेरी था, जो डेटा था वो सब टेम्परेरी था। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिए कहानी ऐसा है, आपका ये एप्लीकेशन होता था, ठीक है, दिस इज़ योर एक्चुअली एप्लीकेशन। ये स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन था, सबने बनाया था एप्लीकेशन, याद करो मैंने ईओपी समझाया था पिछली बार। तो सर्विस बनाई थी, देन ईओपी में हम लोगों ने इंजेक्ट किए थे, मतलब बेसिकली अपने एस्पेक्ट्स को रन किए थे डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे रन करना है, जॉइन पॉइंट्स। तो वो सारे एप्लीकेशन ही होता है। अगर हम एक सर्विस बनाएं, एक हम कंट्रोलर बना रहे हैं, जावा का एप्लीकेशन लिख रहे हैं, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो सब एप्लीकेशन ही है स्प्रिंग बूट का, ठीक है। वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, इतना भी सब लोग समझते हैं। और हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर, याद करो, हम लोग कोई नेम ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? कोई, जैसे मान लो आप लोग का नाम लूँ, जैसे विवेक है, तो मैंने विवेक ले लिया अपनी एप्लीकेशन के अंदर। एक प्रोग्राम मान लो, प्रोग्राम छोटा सा है, आपका एप्लीकेशन ही है। ऐसे ही हम करके ऑब्जेक्ट भी बनाते थे, याद करो ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे, बैंक के ऑब्जेक्ट बनाए थे, पीएनबी बैंक बनाया था, याद है भाई कि नहीं याद है? भूल गए? इस बैंक के अंदर हमने बैंक का नाम वगैरह ले लिया था ऐसे करके, या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया था, इंटरेस्ट। तो ये जो चीज़ है ये सब डेटा ही तो है। जो आपके पर्सन का नाम है विवेक, वो एक डेटा ही है। पीएनबी बैंक का नाम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का नाम सपोज पीएनबी है, या बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक है, तो वो भी डेटा ही है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डेटा है। कहने का मतलब अगर मोटा मोटा देखें तो इस एप्लीकेशन के अंदर, जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़, इसके अंदर ये विवेक भी डेटा है और ये ऑब्जेक्ट भी आपका डेटा है। कितने लोग समझ गए? और हम लोग ये दोनों कर तो रहे थे, ये सब चीज़ कर तो रहे थे, नहीं आया समझ में? ऐसा ही तो कर रहे थे, बट डेटा स्टोर तो कर रहे थे, बट वो डेटा टेम्परेरी होता था। मतलब जैसे ही प्रोग्राम आप बंद करते थे वो डेटा चला जाता था, दोबारा जब प्रोग्राम रन करते थे तो डेटा आ जाता था। समझे मेरी बात? तो अभी तक जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे थे वो इन मेमोरी था, इन मेमोरी, इन मेमोरी मतलब मेमोरी, सिंपल सा मतलब है कि डेटा मेमोरी में स्टोर होता था, आपके प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर है। और जब तक आपने काम किया तब तक चला, जैसे ही आपने प्रोग्राम बंद किया आपका डेटा गायब हो गया, परसिस्टेंट नहीं था। यस, यू आर राइट नाउ। आप सब लोग एकदम सही समझे, सही लाइन पे आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर द परसिस्टेंट पर्पस, परसिस्टेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा बेसिस, मतलब एक नया ही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एक नया ही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, नया ही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। यस, डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही होगा वो, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस ये सॉफ्टवेयर है और इसका काम है सिर्फ डेटा को स्टोर करना, टू स्टोर डेटा, टू स्टोर, या ऐसा बोले टू मैनेज डेटा, या चलो ऐसा बोलते टू स्टोर डेटा इन ऑर्गेनाइज मैनर, टू स्टोर डेटा इन ऑर्गेनाइज मैनर, ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज मैनर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लोग समझ गए ऑर्गेनाइज मैनर लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर डेटा एक वेल स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। और ऑर्गेनाइज मैनर की वजह से आप बहुत आसानी से कोई भी डेटा निकाल सकते हो, कोई भी डेटा आप बहुत आसानी से रख सकते हो, कोई भी डेटा आप अपडेट कर सकते हो, बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हो अगर आपका डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। इसको आप ऐसे ही समझो कि आपकी दुकान है। दुकान सब लोग समझते हो, हम लोग गांव में दुकान बोलते हैं, अभी यहाँ भी दुकान बोलते हैं। मान लो हमारे पास एक दुकान है जहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन्स बेच रहे हैं। अब हमारे पास सपोज हमने 1 लाख मोबाइल फ़ोन मंगा लिए, 1 लाख ऑफ मोबाइल फ़ोन मंगा लिए, तो क्या 100 पीस के लिए कितने फ़ोन लगाओगे आप? 100 पीस के लिए तो 2 4 10 फ़ोन लगाओगे जो लेटेस्ट चल रहे होंगे। कितने लोग समझे मेरी बात? 100 पीस के लिए 2 4 10 लगाओगे, लेकिन मेन आपका स्टॉक कहाँ रखा होगा? स्टॉक आपका किसी आपके गराज वगैरह में रखा होगा, या कोई ऐसा रूम है जो सिर्फ आपके स्टॉक को मेंटेन कर रहा है। समझ गए मेरे? गोदाम में रखेंगे, स्टोर रूम गोदाम में रखेंगे। तो ये जो डेटाबेस है आपका, ये आप समझो कि ये आपका गोदाम ही है, ये आपका गोदाम है। समझ गए सब लोग? ये डेटाबेस इज योर गोदाम, ये आपका गोदाम है। और यहाँ पे आप अपने डेटा को, अपने स्टॉक को, या बोले तो अपने मोबाइल फ़ोन को, क्योंकि आपका डेटा मोबाइल फ़ोन ही है, तो अपने मोबाइल को बहुत मतलब ऑर्गेनाइज मैनर में रखोगे। कि भाई आपके गोदाम में चलो एक तरफ जो रैक्स बने उसमें आप एप्पल के फ़ोन्स रख दो, उसमें भी आप ऑर्गेनाइज करोगे कि भैया एप्पल 16 प्रो सबसे ऊपर वाली लाइन में रखना है। समझे?
उसके नीचे वाले लाइन में एप्पल 15 प्रो या 15 वाली सीरीज रखना, फिर उसके नीचे वाले लाइन में एप्पल 13 सीरीज रखना, फिर उसके नीचे वाले लाइन में एप्पल एप्पल 12 सीरीज रखना, समझ गए। फिर दूसरे वाले लाइन में आप वन प्लस रख दो, दूसरे वाले मतलब रैक में आप वन प्लस रख दो, फिर तीसरे वाले रैक में आप मतलब कोई आप सैमसंग का फ़ोन रख दो। इससे फ़ायदा पता क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो कोई खरीदने आ गया फ़ोन, और आपका जो 100 पीस है वो खरीदेगा तो है नहीं, 100 पीस तो सिर्फ देखेगा आके, टेस्ट ड्राइव लेगा ठीक है। 100 पीस क्या लेगा भाई, 100 पीस का तो सिर्फ टेस्ट ड्राइव होगा ना। तो टेस्ट ड्राइव लेगा, और टेस्ट ड्राइव जब ले लिया तब वो मांगेगा भैया नया यूनिट लाओ, मुझे दो नया यूनिट। तो नया यूनिट आपको स्टॉक से लाना पड़ेगा, अंदर जाओगे फटाक से, आपको पता है कि पहली लाइन में 16 प्रो मैक्स रखा है, निकाल के लाओगे फटाक से दे दोगे। तो ये फायदा होता है अगर आपका डेटा क्या है, अगर आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है तो। कितने लोग समझ गए मेरी बात। इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछ सकता है। डेटाबेस क्यों यूज करना है, डेटाबेस इसलिए यूज करना है क्योंकि हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, जिससे हम बहुत आसानी से ढूंढ सकें, बहुत आसानी से डाल सकें, बहुत आसानी से कोई अपडेट करना है तो वो कर सकें। समझे मेरी बात, ये सारा काम कर सकें, इसलिए डेटाबेस इज इंपॉर्टेंट। अब होगा क्या, पूरा फ्लो समझो। होगा ये कि अब जब भी डेटा आपका एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट डेटा रखना चाहेगा तो अब अपने पास सिर्फ काम की चीज़ रखेगा। जिस डेटा को वो हमेशा के लिए रखना चाह रहा है परमानेंट, उस डेटा को वो यहाँ पे लाके रखेगा डेटाबेस के अंदर। ऐसा में सपोज 10 ऑब्जेक्ट्स को रखने हैं तो 10 बार वो डेटाबेस को कॉल करेगा इन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए। आया समझ में। अब अगर आपका एप्लीकेशन बंद भी हो जाता है, आपका एप्लीकेशन क्या हो जाता है, अगर बंद भी हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे स्टोर है। कितने लोग समझ गए मेरी बात, आपका डेटा यहाँ पे स्टोर है। वाओ। अगर देखते जाओ, अगर बाई चांस 3 दिन बाद आपने एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट किया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पता क्यों, क्योंकि आपका डेटा आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर है। जरूरत पड़ने पे ये एप्लीकेशन मांग सकता है अपने डेटाबेस को, अपने डेटा को डेटाबेस से मांग सकता है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो ज़रूरत पड़ने पे इफ़ देर इज़ नीड तो बहुत आसानी से आपको डेटा मिल जाएगा, आपके एप्लीकेशन को डेटा मिल जाएगा और वो दिखा देगा। दिस इज़ एक्चुअली द फ्लो बोल दें, या बोले तो डेटाबेस क्या होता है और डेटा बेस को यूज़ क्यों करना है, ये मैंने अभी आपको समझाया। डेटाबेस डेटा को स्टोर करता है इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, और इसलिए रखना है क्योंकि इसलिए यूज़ करना है क्योंकि परसिस्टेंट डेटा, हम अपने डेटा को परसिस्ट करना चाह रहे हैं, परमानेंट, इसलिए हमें स्टोर करना है इसको। इतना बात समझ गए सब लोग। हम्म। पक्का। अब आ जाते हैं डेटाबेस के बारे में। हाँ, लेट्स सी समथिंग, कुछ और एक्स्ट्रा कर दें हम लोग। ओके सो वेट करो भाई। ठीक है, तो इसको इधर ही रखो। आओ अब डेटाबेस के बारे में आ जाते हैं। तो डेटाबेस, मार्केट में अलग अलग डेटाबेस आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में थोड़ा बात कर लें। पहले चीज़ आप ये तो समझ गए ना कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जो अपने कह सकते हो वही गोदाम है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करने में हमारी हेल्प करेगा, परमानेंट डेटा स्टोर। ठीक है, बहुत आसानी से डेटा रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, बहुत अलग अलग फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन डेटाबेस दो तरीके के होते हैं स्पेशली। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटा बेस। रिलेशनल डेटाबेस ये इसका पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा जो है वो एक होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड या फिर नो एसक्यूएल इसको बोलते हैं। ठीक है, नो एसक्यूएल या फिर डॉक्यूमेंट बेस्ड इसी को हम लोग नो एसक्यूएल एक्चुअली बोलते हैं। डॉक्यूमेंट बेस्ड नो एसक्यूएल, नॉट नहीं, नो एसक्यूएल। सबने नाम सुना है कि नहीं सुना है। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में सबने सुना होगा, कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं सुना है रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में सबने सुना होगा। सबने डीबीएमएस सब्जेक्ट पढ़ा है, सबने सबने डीबीएमएस सब्जेक्ट पढ़ा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ एग्जैक्टली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने 99.9% चांस है कि आपने रिलेशनल डेटाबेस के बारे में ही पढ़ा होगा। ठीक है, 99.9% चांस है कि आपने रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, टेबल्स बनाना सीखा होगा आपने, वहाँ पे आपने क्वेरी लगानी सीखी होंगी, नॉट डेटाबेस में अपने डेटा को नॉर्मलाइज करना सीखा होगा, 1NF 2NF ये सब चीज़ें सीखी होंगी। लास्ट यूनिट्स में आपने ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सीखा होगा, फिर डायरेक्टरी सिस्टम सीखा होगा, एवरीथिंग सब आपने वहाँ सीखा होगा। वो सारे कॉन्सेप्ट रिलेशनल डेटाबेस में चलते हैं। कोई कह रहा है मैं मैकेनिकल से हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। जो पढ़े हैं उनके लिए एडवांटेज है
समझे? जो पढ़े हैं उनके लिए फायदा भाई, जो नहीं पढ़े हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में हमें काम करना होता है टेबल्स के साथ। किसके साथ? टेबल्स के साथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सारा डेटा टेबल के फॉर्मेट में होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली केप्ट इन द टेबल। केप्ट इन द टेबल। सब लोगों ने कितने लोगों ने टेबल बनाया है भाई, याद करो। कोई बनाया टेबल? डायरी डायरी किसी ने मेंटेन की है? कितने लोग छोटे थे डायरी में फोन नंबर्स लिखे हैं? ठीक है। तो एग्जैक्टली हाँ, टेबल आप कैसे बनाते हो? टेबल में कुछ ऐसा होता ना, देखो। टेबल में ये सपोज टेबल है, तो आप रो बना लेते हो ऐसे, ठीक है। और फिर कॉलम्स या रो ऐसे बनाते हो, देन कॉलम्स। रो कॉलम बेसिकली होते हैं। और ऊपर से देखो तो इनको रो बोलते हैं, सॉरी इनको कॉलम्स बोलते हैं। उल्टा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हाँ। और इधर से देखोगे तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है और ये चौथा रो। तो ये आपकी एक टेबल बन चुकी है, ठीक है। यस। तो जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उनमें हम सारा काम टेबल्स के फॉर्मेट में करते हैं। अब रिलेशनल टेबल्स हैं, मतलब अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यूजर्स स्टोर करना है तो आप यूजर्स नाम की एक टेबल बना लोगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट स्टोर करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम की टेबल बना लोगे। समझ गए? ऐसे करके आप अलग अलग टेबल्स बनाओगे। या अगर आपको सपोज सर्टिफिकेट स्टोर करने यूजर्स के, तो आप सर्टिफिकेट नाम की टेबल बना लोगे, सर्टिफिकेट्स नाम की टेबल बना लोगे। और डेटा को थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए, डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए इन टेबल्स के बीच में रिलेशंस भी रखते हैं, इसीलिए इसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस। मतलब हम क्या कर सकते हैं, वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, हमें इनके बीच में रिलेशंस बनाने होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं सब चीज़ समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट आप इस टेबल में रख रहे हो और यूजर टेबल में यूजर रख रहे हो। अब आपको ये देखना है कि कौन सा यूजर किस, या कौन से यूजर का कौन सा सर्टिफिकेट है। आईएसओ में कितने लोग समझे मेरी बात? मान लो ऐसा डेटा हमें रखना है, तो यूजर तो आपने इस टेबल में रख दिया, जो है भैया ग्रीन कलर की, जो है भैया ग्रीन कलर की। और सर्टिफिकेट्स आपने स्टोर कर दिए रेड वाली में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हमें यह पता लगाना है कि कौन सा यूजर या कौन सा सर्टिफिकेट किस यूजर का है आईएसओ में। तो ये इस तरह से मीनिंगफुल डेटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल्स के बीच में बनाते हैं रिलेशन। क्या बनाते हैं? टेबल्स के बीच में बनाते हैं रिलेशंस। इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। कितने लोग समझ गए बात? रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस इज बेसिकली अ टेबल्स फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना और जरूरत पड़ने पे उनमें रिलेशंस बनाना। रिलेशंस फॉरेन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सब चीज हम लोग देखेंगे। परफेक्ट। इतना समझ गए तो आगे बढ़ सकते हैं दूसरे टाइप के डेटाबेस में। ठीक है, दूसरे टाइप के डेटाबेसेस जो हमारे होते हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड। डॉक्यूमेंट बेस्ड का मतलब यहाँ पे कोई टेबल नहीं होगी, यहाँ पे कोई टेबल नहीं होगी। तो होगा क्या? यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। यस, की वैल्यू पेयर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यूजर स्टोर कर लो, तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट आपको ऐसे स्टोर करना है बस। ये यूजर का ऑब्जेक्ट है, यूजर का नेम आ गया, ठीक है, यूजर का, ठीक है, यूजर का सपोज फोन नंबर आ गया, ऐसे करके आ जाएंगे। अब आप कहोगे सर दूसरा यूजर, तो दूसरा यूजर के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा में उसका नाम होगा, उसका नाम होगा, तो वो एक ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे ऐसे, उसका फोन नंबर होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में हमारा डेटा मेंटेन होगा अगर हम नो एसक्यूएल की बात करें या ऑब्जेक्ट्स की बात करें। यस, इट इज अ लाइक ऑफ जेसन फॉर्मेट। सेम वैसे ही होता है, ठीक है, सिमिलर टू द जेसन। विवेक समझ में आया? यस। अगर आप बोलोगे कि सर इसमें सर्टिफिकेट कैसे स्टोर करेंगे, तो इसमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें हर एक यूजर के अंदर सर्टिफिकेट्स नाम की एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, और वो भी एक एरे हो जाएगी। मल्टीपल सर्टिफिकेट के लिए, सिंगल सर्टिफिकेट के लिए तो सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट के लिए एक एरे हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एरे एंड देन फिर सर्टिफिकेट का भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसे करके हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाएगा सब। कितने लोग समझ गए? ठीक है। यस। तो ये इसमें डेटा स्टोर होंगे ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ सिमिलर लाइक ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में, इसीलिए इसका नाम है डॉक्यूमेंट। तो ऑब्जेक्ट से बढ़िया रहेगा कि हम डॉक्यूमेंट्स बोलें, कि इसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? यस, इसमें यूजर्स नाम का डॉक्यूमेंट होगा, ये यूजर्स नाम का डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। और ये जो बन रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, इनको हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्मेट में इनको बोलते हैं कलेक्शंस, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट यूजर होगा, जैसे इसमें टेबल है वैसे इसमें डॉक्यूमेंट है, बड़ा सा डॉक्यूमेंट कुछ ये है,
ये सॉरी, ये है सॉरी, ये है डॉक्यूमेंट, ये और इसके अंदर है ये सारे कलेक्शंस, ये है कलेक्शंस। और ये बेसिकली ऐसा बोले तो ये है डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर ये है पहला कलेक्शन और ये है दूसरा कलेक्शन। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, आई थिंक। ये है कलेक्शंस एंड इसके अंदर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हाँ यस, आई है, इसके अंदर कलेक्शंस हैं, डेटाबेसेस के अंदर कलेक्शंस होंगे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट, यस यस यस, ठीक है। हाँ, आइडिया आइडिया क्लियर है? आइडिया क्लियर है? रिलेशनल एंड डॉक्यूमेंट बेस्ड। अब हमें क्या यूज़ करना है, हम यूज़ करेंगे एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, पॉपुलर ज़्यादा है और ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो हम रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करेंगे, डेटाबेस यूज़ करेंगे। आप कहोगे सर डॉक्यूमेंट बेस्ड नहीं सीखेंगे क्या? देखो यार, कॉन्सेप्ट सीखो, एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप डॉक्यूमेंट बेस्ड भी कर लोगे। तो और स्प्रिंग बूट में कोई अंतर नहीं है, आप अगर रिलेशनल एक बार आपने काम कर लिया तो डॉक्यूमेंट बेस्ड भी आप काम कर लोगे, ठीक है। मैं लास्ट में बता दूंगा, जब माइक्रो सर्विस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम डॉक्यूमेंट बेस्ड भी यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह में, ठीक है। मोंगोडीबी वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। अभी हमें प्रॉपर फोकस करना है माइस्क्वेल पे, सो दैट हम एक डेटाबेस पे मास्टरी हासिल कर लें। अभी आया समझ में? एक हम रिलेशनल डेटाबेस पे सीखेंगे, जिससे कोई प्रोडक्ट बनाना हो हम माइस्क्वेल से बना लें, कोई कुछ भी करना हो, कोई प्रैक्टिस करनी है, प्रोडक्ट बनाना है, कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना है, अपने लिए कोई पोर्टफोलियो बनाना है, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ कर सके। माई एसक्यूएल डेटाबेस ओपन सोर्स है, फ्री है, तो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेसेस में बहुत सारे डेटाबेस आते हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में जैसे माई है, ये माई है। इसी तरह हमारे पास है ओरेकल, इसी तरह हमारे पास है पोस्टग्रेस, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास है, मारिया डीबी, ऐसा करके बहुत सारे हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। इसमें भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ये सोचोगे ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो दिक्कत हो जाएगी। समझे मेरी बात? तो इसीलिए रिलेशनल भी बहुत सारे हैं, माइस्क्वेल है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस है, मारियाडीबी। अब सीखने को तो हम पोस्टग्रेस भी सीख सकते हैं, सीखने तो हम ओरेकल भी सीख सकते हैं, माइस्क्वेल भी सीख सकते हैं, मारियाडीबी भी सीख सकते हैं। बट आप कॉन्सेप्ट सीखो कि भाई रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स बनानी है, हो सकता है टेबल बनाने का तरीका अलग हो, बट टेबल आप समझो, टेबल के अंदर रोज रखनी है, रिलेशन समझो, ये सब चीज़ समझो, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले हैं, बट विल गो फॉर माइस्क्वेल। एंड अगर आप माइस्क्वेल के साथ काम करना चाहोगे तो सबके साथ कर लोगे। एक मैं हमेशा कहता हूँ, एक से एक के साथ करना सीखो काम पहले, ठीक है। तो उसके बाद आप पोस्टग्रेस वगैरह सब कर सकते हो, पोस्टग्रेस भी फ्री है, बारेडी भी फ्री है, तो मैं तो माइस्क्वेल यूज़ करूँगा। बाकी सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं डॉक्यूमेंट बेस्ड की बात करें, डॉक्यूमेंट बेस्ड या नो एसक्यूएल की बात करें, नो एसक्यूएल, तो नो एसक्यूएल में सबसे फेमस है मोंगोडीबी एंड शायद कसेंड्रा भी जो आप बता रहे हो वो भी नो एसक्यूएल ही है। तो मोंगोडीबी फेमस है, सबसे ज़्यादा मोंगोडीबी यूज़ होता है। उसके बाद जैसे फायरबेस वगैरह है, उसमें जो डेटाबेस यूज़ होता है वो भी डॉक्यूमेंट बेस्ड ही होता है। तो अब जैसे ऐप राइट वगैरह जो बैकएंड है उसमें भी यूज़ होता है। तो ऐसा करके बहुत सारे डेटाबेसेस हैं आपके नो एसक्यूएल में भी। तो जब भी हम यूज़ करेंगे तो विल गो फॉर मोंगोडीबी, क्योंकि मोंगोडीबी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब भी हम स्प्रिंग बूट के साथ यूज़ करेंगे सो विल गो फॉर मोंगोडीबी। है तो बहुत सारे कैसेंड्रा वगैरह भी है, बट हम लोग मोंगोडीबी ही यूज़ करेंगे। तो आई थिंक इतना कहानी सब लोग समझ गए, इतना कहानी समझ गए ना? यस। अब हम लोग माइस्क्वेल पे चलते हैं, माइस्क्वेल पे चलते हैं और कहानी समझते हैं। तो अब देखो, बहुत सारे ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो माइस्क्वेल सर्विस, एक माइस्क्वेल है डेटाबेस, एक ओरेकल डेटाबेस है, एक पोस्टग्रेस डेटाबेस है, मारीडीबी। ये सब क्या करते हैं? ये सब रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा में मतलब इन सबका काम रिलेशनल डेटाबेस जैसे ही होगा, नहीं है समझ में? जो आप चीज़ पढ़ोगे रिलेशनल डेटाबेस में वो सब चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में माइस्क्वेल इंस्टॉल करना है। सबसे पहले सिस्टम में माइस्क्वेल को यूज़ करने के लिए, डेटाबेस को यूज़ करने के लिए माइस्क्वेल इंस्टॉल करना है। कितने लोग माइस्क्वेल इंस्टॉल कर लोगे? विंडोज़ के लिए बता देता हूँ, ठीक है। यस, माइस्क्वेल कम्युनिटी वर्जन आपको करना है माइस्क्वेल इंस्टॉल, और वर्जन आप यूज़ करोगे माइस्क्वेल कम्युनिटी वर्जन मैं बता देता हूँ, एक बार गाइड कर देता हूँ वर्जन। अगर आप विंडोज़ में हो तो बहुत ईजी है, विंडोज़ में हो तो बहुत ईजी है, मैक में उससे भी ईजी है, और लिनक्स में उससे भी ईजी है, ठीक है। बताता हूँ, विंडोज़ में हो तो आपको एक सेटअप चाहिए, ईएक्सी फाइल चाहिए, ठीक है, ईएक्सी फाइल चाहिए। तो आप डायरेक्टली जाओगे यहाँ पे, लिखोगे माइस्क्वेल सर्वर कम्युनिटी
सॉरी, डायरेक्टली माइस्क्यूएल डाउनलोड, माइस्क्यूएल सर्वर डाउनलोड, ठीक है। ये देखिए इंस्टॉलर मिल जाएगा आपको, इसी इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इंस्टॉलर है, ये एक्चुअली इंस्टॉलर है, दो आई थिंक ये 306 MB का है, तो आप ये वाला करिए, वेब वाला मत करिएगा। माइस्क्यूएल वेब इंस्टॉलर मत करिए, माइस्क्यूएल आप ये माइस्क्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी वर्जन कर लीजिए, और यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए 8.0 वाला चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाला है। देन आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब इस फाइल को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप इस फाइल को इंस्टॉल करोगे उसके बाद पता है, उसके बाद आपसे वहाँ पे प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है, आपसे वहाँ प्रोडक्ट पूछेगा, तो आप वहाँ पे माइस्क्यूएल कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड कर दीजिए, या फिर माइस्क्यूएल कम्युनिटी सर्वर को सेलेक्ट करने के साथ साथ आप वहाँ पर आपको वहाँ पे वर्कबेंच भी सेलेक्ट करना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक वेब है और एक आपको एक आपका इंस्टॉलर है ये वाला, तो आपको ये वाला करना है, नीचे वाला, ठीक है। अब देख लिए भाई इसमें डिफरेंस वगैरह क्या, आपको तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ना, आप ये वाला जो मैं बता रहा हूँ वो करो, ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे देखो माइस्क्यूएल इंस्टॉलिंग, या इंस्टॉल माइस्क्यूएल एंड विंडोज स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कोई हमें ब्लॉग अगर मिलता है तो। आई थिंक ब्लॉग अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकूँ कोई बढ़िया ब्लॉग जिसमें फ़ोटो वोटो हो। तो इसमें फ़ोटो वोटो है नहीं। एक बार डेटा क्वेस्ट का देखो। यस, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ से, देखो, ये देखो जब आप अपना सेटअप चलाओगे, देखो डाउनलोड करने के बाद ये सेटअप चलाओगे तो कुछ ऐसा आएगा माइस्क्यूएल इंस्टॉलर का। बस एक बार स्टेप बाय स्टेप सीख लो, मैं बता देता हूँ, 2 मिनट रोशन लगेगा, जिससे जो नहीं कर पा रहे वो भी कर लें। तो जब फाइल वो ये वाली फाइल जब आप डाउनलोड कर लोगे ना, ये वाली फाइल मैं डाउनलोड मैंने क्लिक कर दिया और नो थैंक्स कर दोगे, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल जो डाउनलोड हो रही है, ठीक है, माइस्क्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी वर्जन 8.0.40.0.0 ये वाली जब फाइल डाउनलोड कर लोगे उसके बाद रन कर देना डबल क्लिक करके, ठीक है। फिर आपको ये वाली विंडो मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला विंडो को मिलेगा, इसमें आपको चूज करना है डेवलपर डिफॉल्ट, समझ गए, डेवलपर डिफॉल्ट चूज करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है, नहीं होगा करना होगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट कर दीजिएगा। एंड सिंपली ये इतने सारे टूल्स को डाउनलोड कर दे इंस्टॉल कर देगा आपके, ठीक है। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे ये माइस्क्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर देगा, वर्कबेंच इंस्टॉल कर देगा, सेल इंस्टॉल कर देगा, राउटर, ODBC, C++ का कनेक्टर, ये सारे कनेक्टर्स भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। ये देखो जैसे एग्जीक्यूट करोगे, सब इंस्टॉल करने के बाद ये सब डग 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 ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा और फिर आ जाएगा, जब आप नेक्स्ट करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाएगा। सबको ये वाली स्क्रीन दिख रही है जहां मैं माउस होवर कर रहा हूं, दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही ना। तो ये टाइप एंड नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यस अक्षांश, कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप में डेवलपमेंट कंप्यूटर ही रखना, कनेक्टिविटी में TCP/IP पे ही रहने देना। पोर्ट याद रखिएगा, पोर्ट क्या हो जाएगा 3306। तो पोर्ट याद रखिएगा क्योंकि पोर्ट की ज़रूरत होगी जब हम अपने स्प्रिंग बूट को कनेक्ट करेंगे माइस्क्यूएल से, तो इस पोर्ट की ज़रूरत होगी हमें, तो 3306 रखिएगा। अगर आपने चेंज कर दिया तो वो वाला भी याद रखिएगा। और आप मतलब गड़बड़ मत करिएगा मतलब ऐसा मत करिए कि आपने बदल भी दिया और याद भी नहीं है, तो वो बड़म बड़ा वाली चीज़ मत करिएगा, हाँ, कि भाई एकदम बेकार वाली चीज़ आप कर रहे हो कि आपने चेंज भी कर दिया और फिर चेंज करने के बाद आप भूल भी गए ना, इसलिए आप डिफ़ॉल्ट रहने दो। तो वो फिर एकदम भगभेल वाली बात करिएगा कि भाई आप चेंज भी कर दिया भूल भी गए, दैट्स नॉनसेंस, ये नॉनसेंस एकदम मत करिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ऑथेंटिकेशन मेथड पे आना है, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको, यहाँ पे करना है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन, रिकमेंडेड है तो इसी को यूज़ करिएगा और फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या, अकाउंट्स एंड रोल्स। अब अकाउंट्स एंड रोल्स होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल क्या करता है, एक रूट नाम से यूजर दे देता है, समझ गए सब लोग। माइस्क्यूएल एक रूट नाम से यूजर देता है, आपको उस रूट का पासवर्ड सेट करना है। अगर इस वाली लाइन को अच्छे से पढ़ोगे तो ये कह रहा है माइस्क्यूएल रूट पासवर्ड, यहाँ पे आप दे दो, तो यहाँ पे एक पासवर्ड आप दे दीजिएगा ध्यान से, और इस पासवर्ड को याद भी रखना है। फिर आप बेकार वाली बात मत करिएगा कि आपने पासवर्ड दे भी दिया और भूल भी गए, ये वाली चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो ये पासवर्ड याद रखिएगा, यूजर नेम रूट हो जाएगा और पासवर्ड आपका जो आप दोगे ये पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद तो कुछ नहीं, सब डंडन टन है इधर। नेक्स्ट करिए और आप इधर एग्जीक्यूट करिए, सब खटखट खट ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फिनिश कर दिए, बस हो गया काम आपका।
नेक्स्ट करके सब फिनिश कर दिए एंड फिनिश कर दिए, माइस्क्वेल चालू हो जाएगा आपका। इसका मतलब आपके सिस्टम में माइस्क्वेल इंस्टॉल भी हो गया और ये सारे प्रोडक्ट्स भी इंस्टॉल हो गए। कौन कौन से? माइस्क्वेल सर्वर इंस्टॉल हो गया, वर्क बेंच इंस्टॉल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट माइस्क्वेल सेल इंस्टॉल हो गया, राउटर कनेक्टर एवरीथिंग सब इंस्टॉल हो गया। और यही आपको चाहिए था। कितने लोग कर लोगे? सब हो जाएगा ना विंडोज़ के लिए। अब आप मैक के लिए क्या करोगे? अगर आपके पास मैकिंटॉस है या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बहुत ईजी है, पता है क्या? अच्छा, ये वाली लिंक मैं आपको दे देता हूँ सो दैट कोई हेल्प लेना चाहे तो ले ले। इस लिंक को मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और इस चीज़ का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपसे मैं इस चीज़ का लिंक भी आपको दे दूंगा, ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ, सो दैट यहाँ से भी आप ले सकते हो। अगर आपके पास मैक है तो एक मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि एक ब्रू नाम से पैकेज मैनेजर है। ठीक है, ये होम ब्रू इस पैकेज मैनेजर को आप इंस्टॉल करिए। ठीक है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस पैकेज मैनेजर से बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, होम ब्रू से। मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं होम ब्रू यूज़ करता हूँ। तो इस होम ब्रू को आप इंस्टॉल करिए एंड इस होम ब्रू की हेल्प से आप MySQL इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे MySQL टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे MySQL कम्युनिटी वर्जन यस ब्रू इंस्टॉल MySQL लिख दीजिएगा। इस कमांड को कॉपी करिए और इस कमांड को आप क्या करिए, आपने टर्मिनल पे पेस्ट कर दीजिए, आपका MySQL क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। तो इतना आसान है मैक में, मैंने बताया था ना मैक में बहुत ईजी है। सर ये जुगाड़ विंडोज़ के लिए भी बताया करो। जुगाड़ है उसमें भी, चॉकलेटी वगैरह पैकेज मैनेजर है उसमें भी ठीक है। आपने नाम सुना हो चॉकलेटी? चॉकलेटी एक पैकेज मैनेजर है विंडोज़ में, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अलग अलग पैकेज मैनेजर्स हैं विंडोज़ के लिए भी, तो देख सकते हो, उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट विंडोज़ का तो सबसे आसान तरीका, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो इंस्टॉल करो। बट होम ब्रू इसमें मैं यूज़ करता हूँ तो बहुत तगड़ा लगा मुझे। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जैसे मेवन मुझे इंस्टॉल करना था तो मैं यहाँ पे आया, मैंने मेवन टाइप किया, मेवन, और यस बस ब्रू इंस्टॉल मेवन क्लिक किया और इंस्टॉल हो गया। समझ गए सब लोग? बहुत ईजी है। तो होम ब्रू आप यूज़ करिए और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अ, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास विंडोज़ के लिए हो गया और अगर मैक के लिए भी हो गया, मैक के लिए आप क्या क्या था, ब्रू इंस्टॉल माइस्क्वेल। अगर आपके पास लिनक्स है, कोई ऐसा है जो लिनक्स यूज़ कर रहा है, उबंटू यूज़ कर रहा है, या फिर कोई मिंट यूज़ कर रहा है, फिडोरा यूज़ कर रहा है, तो बहुत ईजी है। एक बार आप एक कमांड मैं दे रहा हूँ उसको ट्राई करिएगा, एपीटी अपडेट कर दीजिए एक बार। ठीक है, आप कहोगे सर को लिनक्स भी आती है, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार अपने पैकेज मैनेजर को अपडेट करिए, एपीटी अपडेट करके पहले आप सुपर यूज़र पे चले जाइएगा, सुपर पे चले जाइएगा एंड देन आप एपीटी अपडेट करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एपीटी इंस्टॉल माई स्क्यूएल डैश सर्वर चलाइएगा, बस लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ यस यस पूछेगा तो आप यस कर दीजिएगा, वाई लिख दीजिएगा, बस ये खड़ा 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 सारा आपके सिस्टम में माइस्क्वेल इंस्टॉल कर देगा। कुछ पूछेगा तो उस हिसाब से आप कुछ पूछेगा तो उस हिसाब से आप क्या करिए, आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि भाई आप एकदम भोले बन के बैठे हैं, वो पूछ रहा है कि ये यस दबा दो, आप बैठे हो 2 दिन तक बैठे रह गए, ऐसा मत करना। ठीक है, अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा यस नो यस नो। समझ गए ना? तो तीनों में कर लोगे, मुझे लगता है इतना गाइडेंस मैंने दे दिया आपको एंड अब हो जाना चाहिए। ठीक है, विंडोज़ का तो पूरा मैंने डॉक्यूमेंटेशन ही दे दिया, मैक का भी मैंने बता दिया और उबंटू का भी मैंने बता दिया। ठीक है, यस। अगर आप डैश वाई लिख दोगे तो नहीं पूछेगा विवेक, अदरवाइज वाई पूछेगा कि ऐसा पूछेगा कि ये पैकेज इंस्टॉल होने के लिए 128 MB या इतना चाहिए इसको, क्या आप एग्री करते हो? यस दबा दिए, नो या कोई अदर की दबा दिए नो के लिए, तो आप उस समय आपको वहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। समझ गया ना? तो मुझे लगता है आप सब लोग कर लोगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जब आप इंस्टॉल करोगे, जब आप इंस्टॉल करोगे तो विंडोज़ के लिए, विंडोज़ में बहुत सारे आपके सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं ऑटोमेटिक। जैसे दो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, माई स्क्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, एक तो सर्वर इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट था माई एसक्यूएल वर्क बेंच। आपको कि है क्या सर? वर्क बेंच का भी यूज़ नहीं है, मैं समझाता हूँ वर्क बेंच का क्या यूज़ है। लेकिन जब आपने मैक में इंस्टॉल किया तो सिर्फ माइस्क्वेल सर्वर ही इंस्टॉल हुआ, माइस्क्वेल वर्क बेंच अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। माइस्क्वेल सर्वर इंस्टॉल हुआ है, इसको आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी आप इंस्टॉल करिए, इसमें भी आपको माइस्क्वेल सर्वर ही इंस्टॉल हुआ होगा। तो ये सब चीज़ जब आप एकदम इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए सब। समझ गए? अब देखो नीचे आ जाओ कहानी। अब आपका इंस्टॉलेशन हो गया, आपका क्या हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया। अब जब चीज़ें इंस्टॉल हुई तो आप समझो, चीज़ें इंस्टॉल हो गई तो जो माइस्क्वेल है ना वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही काम करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कितने लोग को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पता है?
इज देयर एनीवन हु डोंट नो दिस आर्किटेक्चर? ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, समझना बात को, अगर नहीं पता तो इसको समझना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहता है कि हाँ मैंने बताया था और फिर बता दे रहा हूँ, जब आपने माइस्क्वेल इंस्टॉल किया तो उस समय हमारे पास माइस्क्वेल सर्वर मिल चुका है, माइस्क्वेल सर्वर मिल चुका है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है माइस्क्वेल सर्वर। आप देख नहीं पाओगे क्योंकि इंस्टॉल जो है देख नहीं पाओगे क्योंकि ये आपके एक्चुअली बैकएंड में काम करेगा। ठीक है, तो माइस्क्वेल इंस्टॉल हो चुका है, माइस्क्वेल सर्वर आपके, और ये रन हो रहा है किस पोर्ट पे? ये रन हो रहा है 3306 पे, लोकल होस्ट, मतलब आपके कंप्यूटर में रन हो रहा है लोकल होस्ट, और 3306 पोर्ट पे ये रन हो रहा है। जैसे आप अपना सिस्टम इंस्टॉल स्टार्ट करते हो ये अपने आप से ऑटोमेटिक रन हो जाता है, ये आपका सर्वर है। और बाय डिफॉल्ट जब आप अपना माइस्क्वेल सर्वर इंस्टॉल करते हो तो एक क्लाइंट ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, दैट क्लाइंट इज एक्चुअली क्लाइंट नेम्ड, उसका नाम है, क्या नाम है, माइस्क्वेल क्लाइंट, जो कि एक कमांड लाइन वाला, कौन सा, कमांड लाइन वाला। समझे मेरी बात, फिर से समझिए, एक क्लाइंट आपको फ्री में मिल जाएगा, दैट क्लाइंट इज अ कमांड लाइन क्लाइंट, ये मिलेगा, बट ये क्लाइंट तो होगा बट इसका नाम होगा कमांड लाइन क्लाइंट। कितने लोग कमांड लाइन समझ रहे हो? कमांड लाइन का मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप टाइप कर सकते हो बस, यहां पे कोई GUI नहीं होगी, मतलब यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं होगी, मतलब स्क्रीन होगी बट सिर्फ ब्लैक दिख रहा होगा, या आप ग्रीन कर लो, जैसा कर लो आपकी मर्जी, बट सिर्फ आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वेरीज को, कुछ लिख सकते हो बस, बटन नहीं मिलेगी दबाने के लिए, यहाँ पे कोई सेलेक्ट बॉक्स नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ पे कोई टेबल दिखेगी नहीं, बन के आएगी, बस टेक्स्ट से लिख के आएगी। कितने लोग समझ गए? तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया, कमांड लाइन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया, अपने आप से इंस्टॉल हो गया। समझ गए सब लोग मेरी बात? यस। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें माइस्क्वेल में कोई टेबल बनानी है तो हम इससे डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, इससे हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इससे ना, सर्वर को हम एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें अगर इस सर्वर से, सर्वर को हमें इस एक्सेस करना है एनी हाउ, तो हमें जाना पड़ेगा किसके पास, क्लाइंट के पास। कितने लोग समझ गए? मतलब हमें क्लाइंट के थ्रू ही सर्वर को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, मतलब हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा क्लाइंट। आया समझ में? क्लाइंट तो विंडोज का सबसे बढ़िया है, विंडोज में आप माइस्क्वेल सर्च करो, एक ब्लैक ब्लैक आ जाएगा क्लाइंट, और अगर मैक हो तो मैक के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ओपन कर लो अपना टर्मिनल, कुछ ऐसा मैं दिखा देता हूँ। तो मैक में सर्वर है और ये हमारा टर्मिनल या जो कमांड प्रॉम्प्ट है या टर्मिनल है वही हमारा कमांड लाइन क्लाइंट है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है, और यहाँ पे आप एक कमांड टाइप करो, दैट इज अ माई एसक्यूएल, फिर क्योंकि हमें यूज करना है माई, फिर आपको टाइप करना है यू फॉर यूजर, कौन सा यूजर, मैं कहूंगा मेरा यूजर है रूट, और फिर -P फॉर पासवर्ड और एंटर कर दो, ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल दो, मेरा पासवर्ड है root1234, एंटर कर दो, ये देखो ऐसा में तो माई पे लॉग इन हो गया, यहाँ पे आ गया माई, पहले आ रहा था कुछ ऐसा, अब आ रहा है माई, इसका मतलब अब हमारा कमांड लाइन क्लाइंट कनेक्ट हो गया है हमारे माइस्क्वेल सर्वर से, और अब हम यहाँ पे कोई भी कमांड चला सकते हैं, कोई भी कमांड चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है कितने डेटाबेसेस हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो डेटा बेसिस, एंड यू विल सी जितने भी डेटाबेसेस हमारे डेटाबेस के अंदर है वो सब दिख जाएंगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात यहां तक? ये सर्वर से कनेक्ट के लिए है, यस, ये सर्वर से कनेक्ट के लिए ये कमांड, ये वाला कमांड कमांड लाइन क्लाइंट पे हम चलाएंगे, या फिर अपने टर्मिनल पे चलाएंगे, सो दैट हम अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। कहाँ गया हमारा ये रहा, आया समझ में? पक्का? पक्का ना? माइस्क्वेल पे हम लोग लॉग इन हो चुके हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है वी आर एक्चुअली यूजिंग कमांड लाइन क्लाइंट। अब हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब हम टाइप कर रहे हैं अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे टाइप कर, और हो क्या रहा है, जो क्वेरी आपने टाइप की वो क्वेरी गई यहाँ पे, और यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता है, दैट इज अ क्वेरी इंजन, एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है क्वेरी इंजन। क्वेरी इंजन वो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और डेटा को सेलेक्ट करेगा, एंड देन सेलेक्ट करने के बाद आपको रिस्पॉन्स दे देगा। तो डेटा आपको दिख तो यहीं पर रहा होगा, सारी चीज़ यहीं पे होगी, बट एक्चुअली काम आपका सारा यहाँ पे हो रहा होगा, फिजिकल डेटा स्टोरेज आपका यहीं पे होगा। हाँ आई थिंक आपका शेल, माइस्क्वेल शेल भी आपका क्लाइंट है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। कितने लोग समझ गए बात? तो अब हमें यही करना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब हमें यहाँ से क्वेरी भेजनी है, सर्वर पे जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, सारा काम होगा, देन आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप यहाँ क्वेरी लिखोगे, सर्वर पे जाएगा, काम होगा सारा, फिर आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे वापस आ जाएगा। समझ गया ना भाई कहानी? यस। हम्म, कमांड लाइन क्लाइंट पे हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी सारी, एग्जिट करना है तो इसे एग्जिट कर दो, हाँ आई थिंक एग्जिट टाइप करना है क्या,
डोंट नो क्या लिखना है इसमें। एग्जिट करने के स्लैश एग्जिट ही तो लिखते थे हम। ठीक है। एग्जिट फंक्शन है क्या? ना ना, एग्जिट फंक्शन नहीं, स्लैश एग्जिट ही यूज करते थे। आई डोंट नो, कंट्रोल सी कर दो आप, एग्जिट हो जाओगे। ठीक है। यस। हुआ नहीं। ना ना, नहीं हो रहा है। वेट करो। एग्जिट के लिए स्लैश क्यू है, और क्लीन के लिए बैक स्लैश सी है। क्लीन हो नहीं रहा है। एग्जिट के लिए क्या था? एग्जिट क्विट के लिए क्यू है। क्विट हो गया, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो कमांड, अभी मैं बताता हूँ सब चीज। ठीक है। इतना समझ गए सब लोग? इतना कहानी समझे? इतना कहानी समझे? इतना कहानी का समझ गए तो आगे बढ़ सकते हैं। नाउ, अब यहाँ पे सारा काम क्लाइंट, सारा काम हमारा कमांड से हो रहा था। लेकिन कमांड इज नॉट फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। अगर आप सिर्फ कमांड ही कमांड चलाओगे तब तो फिर जिंदगी भर कमांड ही चलाते रहोगे। मतलब हो सकता है आपको बहुत बड़ा ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बनाना है, और आप भाई, आप बोले कि चलो हम क्या करेंगे, कमांड चला के सारा बनाएंगे। अब दिक्कतें हो जाएगी, कितने टेबल्स आप कमांड चला के बना लोगे? नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक कोई ऐसा टूल चाहिए जहां हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेबल्स को बना सकें, या फिर हम टेबल्स को देख सकें। ठीक है, हमें क्वेरी ना चलाना पड़े। उसके लिए हमारे पास है GUI टूल्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। तो जैसे हमने हमें एक जो वर्कबेंच मिला था ना, वो सारा बहुत तगड़ा काम करेगा, मतलब सारा हमारा काम करेगा। एंड दैट इज एक्चुअली GUI टूल। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, वो है माइस्क्वेल हमारा, माइस्क्वेल वर्क बेंच। वर्क बेंच, वर्क बेंच आप अलग से डाउनलोड करके भी यहाँ पे डाल सकते हो। हमें क्या करना होगा, हमें इसको अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी होगी। सर्वर जैसे इंफॉर्मेशन दोगे, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट हो जाएगा बस सेशन स्टार्ट, और ये आपका सारा काम कर देगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्मेट में। आया समझ में भाई? हम्म। आया समझ में कि नहीं है? अभी मैं दिखा भी रहा हूँ, अभी मैं दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो मैं दिखाता हूँ। जैसे ओपन करो माई एसक्यूएल वर्कबेंच, माई एसक्यूएल वर्कबेंच। जैसे आप माइस्क्वेल वर्कबेंच ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे विंडो दिखेगा, ये चीज़ें नहीं रहेंगी। आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, आपको इस प्लस पे क्लिक करना है। ये प्लस दिख रहा है सबको, छोटा सा प्लस, जहाँ मेरा माउस है, जहाँ मेरा माउस है प्लस दिख रहा है। इस प्लस पे क्लिक क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये बॉक्स खुलेगा, और इस बॉक्स में आपको अपने माइस्क्वेल सर्वर के बारे में चीज़ें बतानी है, माइस्क्वेल सर्वर के बारे में। तो यहाँ पे हम कहेंगे ठीक है, ये हमारा है, ये कनेक्शन का नाम दे दो। तो मैं कहूँगा चलो कनेक्शन का नाम दे दो DB, या लोकल DB, लोकल डैश माई एसक्यूएल DB। और फिर हमें बताना है कि हमारा जो होस्ट है वो यही लोकल होस्ट है 127.0.0.1, और पोर्ट है 3306, और यूज़र है रूट, और पासवर्ड है हमारा अपना पासवर्ड 1234। ओके कर दो बस, और फिर टेस्ट कनेक्शन कर लो। कनेक्शन सक्सेसफुल है, कंटिन्यू एनीवे कर लो, एंड देन ओके कर दो। तो ये देखो आ गया लोकल माइस्क्वेल DB। इस पर डबल क्लिक कर लो, और जैसे डबल क्लिक करोगे, आपका ये वर्कबेंच कनेक्ट हो जाएगा आपके डेटाबेस के साथ। कनेक्ट हो चुका है। सेशन पे क्लिक करके आई थिंक यहाँ देख सकते हो सेशन, कि आपका ये रूट से कनेक्टेड है यूज़र, ये करंट यूज़र है, एंड सारी चीज़ आ चुकी। प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करें, होम ब्रू वाला यूज़ करें, वर्जन 9.0.1 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारे पास सेशन में आ जाएगा सारा, और यहाँ पे स्कीमा सारे आ जाएंगे, ये देखो। तो ये सारे स्कीमाज हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली टेबल्स वगैरह को देख सकते हैं। इसमें देखो इतनी सारी टेबल्स हैं यूज़र पे, ये देखो टेबल डायरेक्टली दिख रही है यहाँ पे सब GUI बेस्ड है। और है वही चीज़, ये डेटा यहीं का ला रहा है। कहाँ का डेटा ला रहा है? ये यहीं का डेटा ला रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आपको दिखाऊं, अगर हम यहाँ पे, जब अब मैंने आपको कमांड चलाया था याद करो, तो ये देखो ई लर्न बैच दिख रहा था और सिस दिख रहा था, ये दोनों डेटाबेस दिख रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ भी देखो ई लर्न दिख रहा है और सिस दिख रहा है। दो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि ये जो यूजर है रूट, इसको परमिशन नहीं यहाँ पे दिखाने की। ठीक है, तो ये परमिशन से रिलेटेड, बट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो हमारे डेटाबेस में दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिस को ओपन करूँ या यहाँ पे ई बैच को ओपन करूँ तो ये सारी टेबल्स दिखेंगी, वही टेबल्स यहाँ पे दिखेंगी। मतलब ये सारी टेबल्स स्टोर तो एक्चुअली हमारे यहीं पे हैं, सर्वर पे ही है। ये भी वही देख रहा है, ये भी वही देख रहा है। इसी तरह एन नंबर ऑफ टूल्स है, जैसे एक डीबी वेबर भी है, डीबी वेबर है थिंक, डीबी वेबर आपने नाम सुना होगा, तो सुना होगा, वो भी एक कमांड लाइन क्लाइंट भी है। ठीक है, ये भी जीवाई बेस्ड कमांड लाइन क्लाइंट है। ऐसे आपने एक नाम सुना होगा, याद करो, पीएचपी माई एडमिन, कितने लोगों ने नाम सुना है? पीएचपी माई एडमिन वेब बेस्ड क्लाइंट है ये। पीएचपी माई एडमिन इज अ वेब बेस्ड क्लाइंट। पीएचपी माई एडमिन ये वेब बेस्ड क्लाइंट है। इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और इसको भी कनेक्ट कर सकते हो अपने डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो ये सारे वेब बेस्ड क्लाइंट है, बस आपकी टेबल्स वगैरह बनाने में हेल्प करेंगे, बस जीवाई फॉर्मेट हमें देंगे। आईएसओ में तो ऐसा करके एन नंबर ऑफ है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही है, एन नंबर ऑफ माइस्क्यूएल क्लाइंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे फेमस फेमस माइस्क्यूएल जीवाई क्लाइंट, तो आपको दिख जाएंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ये देखो, आपके पास डीबी वेबर है, हिडी एसक्यूएल है, एक पीएचपी माई एडमिन है, ठीक है, डीबी फोर स्टूडियो फॉर माइस्क्यूएल है, नेवी कैट है, भाई बहुत सारे, एसक्यूएल योग है, एक बी कीपर स्टूडियो है, एन नंबर ऑफ है भाई। पीएचपी माई एडमिन, पीएचपी माई एडमिन के बारे में आ रहा है सब चीज़। ठीक है, टॉप टॉप कौन से एक बार देख सकते हो कि, ठीक है, तो इसमें से कोई भी डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते हो। मैं तो कहूँगा आप माइस्क्यूएल वर्कबेंच यूज़ करो, क्योंकि फ्री है, देखो टॉप पे माइस्क्यूएल वर्कबेंच है, फ्री है ये। ठीक है, बाकी आप बहुत सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हो आप, पीएचपी माई एडमिन वगैरह है, नेवी कैट है, नेवी कैट का नाम आ रहा है यार, मैं यूज़ नहीं किया हूँ आई थिंक, एक बार देखता हूँ। और नेवी कैट, ठीक है, ये नेवी कैट है। एक्सेप्ट कर लो एक बार। हाँ नेविकेट आई थिंक है, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मैं चेक करूँगा फिर बताऊँगा। चलो मैं डाउनलोड करूँगा फिर बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगा। इतना करने के बाद आप दोनों में से कर सकते हो, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का आइडिया और अप्रोच पता क्या रहेगा? हम्म, और सर कोई ऐसा नहीं होता जो आईडी के साथ रहता है ताकि अलग से कहीं जाना ना पड़े। अक्षांश होता है ठीक है, होता है। हमारे पास जो इंटेलिजेंट आईडी है ना, उसमें सब कुछ है। ठीक है, बट दिक्कत वाली बात है कि हम लोग किस पे हैं पता है, हम लोग फ्री वाले वर्जन में। तो फ्री वाले वर्जन पे नहीं है, बट अगर आप पेड वर्जन यूज़ करोगे तो आपको डेटाबेस का भी सपोर्ट उसी के अंदर मिल जाएगा। आया समझ में? तो है तो, बट फ्री में तो भाई थोड़ा बहुत तो कह रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? तो अब हम लोग, हमारा आइडिया और अप्रोच क्या रहेगा सीखने का, और हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। आधा घंटा है तो कुछ चीज़ें सीख लेते हैं बेसिक्स। सबसे पहले चीज़, हम कुछ बेसिक जो क्वेरीज हैं एक सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट करेंगे अपने कमांड लाइन क्लाइंट से। बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कमांड लाइन क्लाइंट से, कमांड लाइन क्लाइंट से स्टार्ट करेंगे। और हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेरीज हैं वो सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेरीज को हम लोग सीखेंगे आज ही। क्वेरीज जैसे डेटाबेस को बनाना, क्रिएट करना, सॉरी क्रिएट करना, डिलीट करना, टेबल बनाना, टेबल में डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब चीज़ जो बेसिक है वो सीखेंगे। एग्रीगेशंस, जैसे सम करना, ये सब चीज़ हम सीखेंगे। रो काउंट करना, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेरीज जैसे आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इवन जावा के इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो क्वेरीज हम लोग सीखेंगे। और इन इन पूरी क्वेरीज का मैं क्या करूँगा, एक शीट बनाऊंगा विद एग्जाम्पल, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद एग्जाम्पल। आया सबको समझ में? मैं सीट बनाऊंगा और सीट विद एग्जांपल प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस एक सेकंड रुकना यार। ठीक है, मैं पूरा सीट विद एग्जांपल आपको प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप सीख लो और पढ़ लो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है, उसके बाद अप्रोच क्या रहेगा? उसके बाद हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, जब एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होंगे, इन दैट केस हम कमांड लाइन क्लाइंट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके होंगे कमांड लाइन क्लाइंट पे क्वेरीज को। तो अब बार बार जब आपको पता है, ऑलरेडी सीख चुके हो, तो आपको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं कि भैया पता है टेबल कैसे क्रिएट करे बनेगी, उसके बाद भी आप कमांड लाइन क्लाइंट ही यूज़ करो टेबल बनाने के लिए। नहीं, क्वेरी फिर मत लिखो। उसके बाद हम जीवाई क्लाइंट्स आसानी से यूज़ करेंगे टेबल्स को देखने के लिए, टेबल को बनाने के लिए। तो उस समय आप जीवाई क्लाइंट्स कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे वर्कबेंच या फिर
जो भी है, नेविकैट या जो भी है, सब यूज़ कर सकते हो फॉर प्रोजेक्ट, फॉर और प्रोजेक्ट पर्पस, प्रोजेक्ट पर्पस। बट मैं आपके लिए भलाई के लिए बता रहा हूँ कि प्लीज़ यूज़ दिस फॉर क्वेरीज। और कुछ क्वेरीज को आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, जैसे डेटा को सेलेक्ट करना हो, फिल्टर करना हो डेटा, समझ गए ना? तो ये सारी चीज़ें आप करिए भाई। अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, मतलब फिर वही रहेगा कि आप इंटरव्यू वगैरह फिर नहीं निकलेगा आपसे। एग्रीगेशन फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, काउंट, एवरेज, ये सब चीज़। फिर आप डेटा मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट करना हुआ, अपडेट करना हुआ, ये सब चीज़ कैसे कर सकते हैं, डिलीट करना है ये कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन वगैरह कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, ये सब कैसे करें। इन पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 101%, 101% पूछे ही जाएंगे। तो इसीलिए जो, यस, जो मेरा आइडिया या जो मैं प्लान बता रहा हूँ, उसी प्लान के अनुसार आप काम करें। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला पहला अप्रोच यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाकी जो अप्रोच होगा वो तो आते आते हम लोग सीखेंगे। पहला अप्रोच यहीं से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स क्वेरी हम लोग बनाना सीखते हैं। चलो, ज्वाइन, प्रोसीजर, एवरीथिंग सब पूछे जाएंगे। ठीक है, सब पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, और सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत करिए, एटलीस्ट जो मैं सीट प्रोवाइड करूँगा आपको, एटलीस्ट वो सीट तो आप पढ़ लीजिए एक बार। आया सबको समझ में? तो एटलीस्ट वो सीट आप प्रोवाइड कर लीजिए, सो दैट उतना तो आप कर ही लो भाई। क्या कह रहे हो आप लोग? ठीक है, चलो। हाँ, सारे कमांड का दे दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट कमांड की सीट दे दूंगा, विद एग्जांपल दे दूंगा, तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो बेसिक बेसिक क्वेरीज हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपना कमांड लाइन क्लाइंट। सब लोग ओपन कर लोगे, कमांड लाइन क्लाइंट ओपन कर लोगे? यस, कमांड लाइन क्लाइंट ओपन कर लेंगे, और थोड़ी देर के हम इसको कर देंगे क्विट। क्विट तो ऑलरेडी है, यस। और यहाँ पे हम लिखना कोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोड क्या, पहले हम लॉगिन करेंगे। अब बात को समझना सब लोग, एग्जाम्पल को समझना, बात को समझना साथ ही साथ में। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए हम लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे आपको पूरी स्क्रीन पे दिखे। यस, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज़रूरत ज़रूरत पड़ेगी तो हम छोटा भी कर लेंगे। ठीक है, सबको दिख रहा है? हम लॉगिन करेंगे, लिखेंगे माई एसक्यूएल डैश यू, फिर अपना यूज़र का नाम डैश पी फॉर पासवर्ड, और यहाँ पे लिख देंगे अपना पासवर्ड। परफेक्ट, आ गए यहाँ पे। पहला कमांड, पहला ही कमांड। अच्छा, मैं कोई फाइल बना लूँ कमांड को लिखने के लिए, आप लोग बताओ। मैं कोई फाइल बना लूँ क्या कमांड को लिखने के लिए? और लेट्स क्रिएट वन फाइल। मैं क्या करता हूँ, एक ओपन करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और ये एडिटर में जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो लिखता जाऊँगा। ठीक है, जो भी क्वेरी वगैरह चलाऊंगा, सबसे पहला कमांड है, सबसे पहला कमांड है, आप टाइप करिए \s। क्या \s? तो पहला मैंने चलाया था ये वाला कमांड, पहला कमांड चलाया मैंने लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए चलाया मैंने, अ, आप माई एसक्यूएल पे हो, एंड मैंने चलाया यहाँ पे माई एसक्यूएल, नहीं माई एसक्यूएल पे नहीं हो, पहले आप नॉर्मल अपने कमांड प्रोम्प्ट पे हो। मैंने चलाया माई एसक्यूएल स्लैश यू रूट डैश पी, ये कमांड चलाया लॉगिन करने के लिए। उसके बाद मैंने, अब आप आ चुके हो माई एसक्यूएल पे, मतलब अब आप यहाँ पे आ चुके हो, कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे आप चलाओगे \s, ये वाला कमांड मैंने चलाया। और जैसे आप ये वाला कमांड चलाओगे तो आपको अपने सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्शन की आईडी 12 है, करंट डेटाबेसेस ब्लैंक है, करंट यूजर, ये यूजर है करंट। ठीक है, लोकल एट द रूट एट द रेट लोकल होस्ट, SSL अभी यूज नहीं है, नॉट इन यूज, करंट पेजर STD आउट, यूजिंग प्रोफाइल ब्लैंक, यूजिंग डेलीमीटर सेमीकोलन, सर्वर का वर्जन है 9.0.1 होम ब्रू, प्रोटोकॉल 10, कनेक्शन लोकल होस्ट बाय यूनिक्स सॉकेट, सर्वर दिस, DB कैरेक्टर सेट, क्लाइंट कैरेक्टर सेट, कनेक्शन कैरेक्टर सेट, यूनिक्स दिस एंड दिस। कितने लोग समझ समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो इस वाले कमांड से। तो इसका यूज़ कहाँ है पता है? इसका यूज़ ये है कि आप जब भी ज़रूरत पड़ी अपने सर्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन देखना, तो आप \s दबा के देख सकते हो। अक्षांश करें माइस्क्वेल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, विंडोज़ पे हो, किस पे हो? विंडोज़ के लिए नहीं चलेगा, विंडोज़ के लिए आप डायरेक्टली माइस्क्वेल सर्वर सर्च करो, और वहाँ पे ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी, उसको ओपन कर लो, और वहाँ पे रूट अपना पासवर्ड डाल दो। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, माइस्क्वेल पे विंडोज़ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे
पाथ सेट करना पड़ेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट सिर्फ मैक के लिए यूज़ करो, अदरवाइज माइस्क्वेल की स्क्रीन आपको मिल जाएगी। मतलब माइस्क्वेल टाइप करो, माइस्क्वेल जैसे टाइप करोगे आपको एक अलग से ही टैब खुलेगा। ठीक है, पहला कमांड। दूसरा कमांड आप \h, दिस कमांड इज फॉर हेल्प। यस, फॉर हेल्प पर्पस आप \h यूज करोगे। तो दूसरा कमांड फॉर हेल्प माइस्क्वेल, जो दूसरा कमांड है \h, ये हमें सारी चीज बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्लियर करने के \c, क्लियर द करंट इनपुट स्टेटमेंट, कनेक्ट रिकनेक्ट द सर्वर आर से, डेलीमीटर -d जरा एक बार दबा के देखते हैं हम लोग, चलो अभी देखेंगे। \d, फिर एडिट करने के लिए \e, ईगो, एग्जिट के लिए, गो के लिए, हेल्प के लिए, नो पेजर, नोटी, पेजर, प्रिंट, ठीक है, प्रॉम्प्ट, क्विट, री रिहैज, सोर्स, सिस्टम, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो \h से फॉर हेल्प। ठीक है, तो इसके ऊपर लिख दो, यहाँ पे हेल्प लिख दो। आया समझ में? तो ये दो कमांड इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्लियर क्यों नहीं होता है, सी से क्लियर नहीं होता, बस लिखा हुआ है क्लियर, आई डोंट नो क्लियर क्यों नहीं होता। चलो ना, अब मेन बात आ गई डेटाबेस की। हम्म इसका यूज होगा जब आपको इंफॉर्मेशन देखनी होगी तब, अभी इसका यूज नहीं है। अब मेन बात आती है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कमांड्स अब स्टार्ट होने का है। पहला कमांड है, सारे डेटाबेसेस जितने हैं वो कैसे देखोगे। तो आप कमांड चलाओगे सो डेटाबेसेस। जैसे आप चलाओगे आपको एक यहाँ पे दिखेगा कुछ टेबल जैसा, और आपको लिखा होगा डेटाबेसेस, एंड देन आपको डेटाबेसेस दिख जाएंगे जितने भी डेटाबेस होंगे। अब आप कहोगे सर डेटाबेस होते क्या है, तो मैं डेटाबेस क्या होते हैं ये समझा दूँ। डेटाबेस होते क्या है, कितने लोग को पता है डेटाबेस, कितने लोग पता है डेटाबेस क्या होते हैं? ठीक है, नहीं पता तो समझो। डेटाबेसेस का मतलब, जो हमारा माइस्क्वेल सर्वर होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेसेस का यूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्वर है, तो इसके अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है, किस मैनर में स्टोर होता है। इसके अंदर अगर आपको कुछ भी टेबल्स बनानी है तो सबसे पहले बनाने पड़ेंगे डेटाबेसेस। क्या बनाने पड़ेंगे? डेटाबेस, मतलब आप इसके अंदर डेटाबेस बना लोगे, और डेटाबेस का एक नाम देना होगा। क्या देना होगा? एक नाम देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हो ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, यस। एंड इस ई कॉमर्स के अंदर आप टेबल्स बना सकते हो जितने मर्जी जितने टेबल्स, बट एक डेटाबेस बनाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। ये एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल, पांच टेबल, बट ये सारे टेबल डेटाबेस के अंदर ही होंगे। ऐसा इसको डेटाबेस बोलेंगे। इसी तरह अगर हम कोई किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम यहाँ पे एक दूसरा डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और किस नाम से? सोशल और मीडिया, मीडिया। और वो सारी टेबल हम इसके अंदर बनाएंगे। किसके अंदर? इसके अंदर बनाएंगे। तो कहानी तो बहुत बढ़िया है भाई, अगर आप समझ गए तो, स्ट्रक्चर समझ गए। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी टेबल कहाँ होंगी? यहाँ पे होंगे। कितने लोग समझ गए? तो इस तरह से हम मल्टीपल अपने सर्वर के अंदर, माइस्क्वेल सर्वर के अंदर, माइस्क्वेल सर्वर के अंदर मल्टीपल, सर्वर के अंदर मल्टीपल टेबल्स या मल्टीपल डेटाबेसेस बनाएंगे। फिर उसके अंदर हम टेबल्स बनाएंगे। टेबल्स के अलावा बहुत सारी चीज़ बना सकते हो, बट टेबल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए टेबल टेबल के एग्जाम्पल में बार बार देख रहा हूँ। तो इसीलिए हमारा ये जो डेटाबेसेस हैं हमारे पास, ये सारे डेटाबेसेस, ई लर्न बैच, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई स्क्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस, ये सारे डेटाबेसेस हैं। इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं। ऐसे ही सपोज हम अब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ई लर्निंग, तो इन दिस केस ई लर्निंग नाम से हम क्या बना लेंगे, एक डेटाबेस बना लेंगे, उसके अंदर सारे टेबल्स को हम बनाएंगे। समझ गए सब लोग? तो कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस, और अपने डेटाबेस का नाम, सपोज आपके बैच का नाम क्या है, बैच का कोड क्या है, जेबी जावा बैकएंड 2404। ठीक है, तो एंटर कर देंगे। लेकिन स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है। खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे डेलीमीटर लगाना पड़ेगा, जो कि है सेमीकोलन। एंटर कर देंगे। जैसे आप करोगे एंटर, आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और आपको मिलेगा क्वेरी ओके, मतलब क्वेरी ठीक है, 1 रो अफेक्टेड, मतलब इतने सारी रोज थी, एक रो और इफेक्ट कर गई। अब अगर आप फिर से शो डेटाबेसेस चलाते हो, डेटाबेसेस, तो आप देखोगे, ये देखो आपको यहाँ पे JB2404 नाम से आपका एक डेटाबेस आ चुका है। मतलब इसके अंदर हम अब टेबल्स बना सकते हैं। इतना सब लोग समझ गए? बताओ भाई। तो टेबल को क्रिएट, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमने कमांड चलाया था ये वाला, टू क्रिएट द डेटाबेस। इतना कहानी समझे?
आगे बढ़े। नाउ अब हम डेटाबेस के अंदर कैसे जाएंगे और अंदर जाने के बाद टेबल्स कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो। अंदर जाने के लिए हम लिखेंगे यूज डेटाबेस और अपने डेटाबेस का नाम डेटाबेस, हमें ये वाला यूज करना है, कौन सा, डेटाबेस JB2404, और सिर्फ सेमीकोलन लगाना जरूरी है सो दैट स्टेटमेंट हमारा खत्म हो जाए। एंटर करेंगे एंड ये बता रहा है कि डेटाबेस अननोन डेटाबेस डेटाबेस, तो हमने यूज करते समय भी एक डेटाबेस नाम दे दिया, तो हमें यहाँ पे डेटाबेस नहीं देना है। जब आप यूज करना है तो उसको पता है कि हमें डेटाबेस यूज करना है, सो आप यूज लिखो, फिर अपने डेटाबेस का नाम लिखो, एंटर कर दो। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे डेटाबेस चेंज आ गया, इसका मतलब हमें ये कमांड लिखना है इन ऑर्डर टू गो टू दैट डेटाबेस जो हम यूज करना चाह रहे हैं, ये वाला कमांड। तो इसको पूरा ले लो भाई, इसको भी सेव कर दो यहाँ पे, ये वाला कमांड। कितने लोग समझ गए मेरी बात? यूज लिखेंगे एंड देन लिखेंगे अब जो टेबल्स क्रिएट करेंगे वो हमारे इसके अंदर क्रिएट होंगे टेबल्स। बताओ क्रिएट करें? चलो, तो सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करेंगे, तभी तो डेटा डालेंगे। अगर टेबल होंगी नहीं तो डेटा कहाँ डालोगे? समझे मेरी बात? तो सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करेंगे, क्रिएट करना सबसे ईजी है, ठीक है। बस देखते जाओ, वेट अ सेकेंड, आओ। तो हम सपोज पहले आपको डायरेक्टली कमांड से स्टार्ट नहीं करना, सबसे पहले आपको सोचना है। सोचना क्या है कि टेबल जो बनाएंगे उसमें क्या क्या होगा। तो आप अपने कॉपी पेन उठाइए या फिर आप अपने दिमाग में सोचिए कि टेबल कुछ ऐसी होगी, इसके अंदर यूज़र्स होंगे और यूज़र्स के 3-4 कॉलम्स होंगे। सबसे पहला यूज़र की एक आईडी होगी, फिर यूज़र का एक नाम होगा, फिर यूज़र का एक फ़ोन नंबर होगा, फिर यूज़र का एक एड्रेस होगा, फिर यूज़र का एक सपोज समथिंग लाइक कि उसका एज होगी। ऐसा करके कॉलम्स आपको सोचने पड़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे और एक एक करके बनाना स्टार्ट करोगे। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे क्रिएट टेबल और फिर आपको अपने टेबल का नाम लिखना है। सपोज यूजर्स नाम की हमें टेबल बनानी है, परफेक्ट। फिर आपको 2 ब्रैकेट लगा देने हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। क्या करना है, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम और फिर ब्रैकेट लगा देना और सेमीकोलन लास्ट में लगाना है, बट एंटर नहीं करना है, ठीक है। देखो, अब इसके अंदर आके बताना है वो सारे कॉलम्स जो आपको रखने हैं। सबसे पहला कॉलम हमें क्या रखना है, लेट सपोज हमें रखना है सबसे पहला कॉलम आईडी, यूजर आईडी। तो हम लिखेंगे यूजर आईडी या अंडरस्कोर भी लगा सकते हो, यूजर आईडी। फिर रखना है हमें इंटीजर टाइप की, उसके बाद हमें रखना है प्राइमरी की, तो यहाँ पे प्राइमरी की रख देंगे। अब प्राइमरी की का मतलब होता है किसी 2 यूजर की सेम आईडी नहीं होगी, अगर आप डालोगे भी तो एरर आ जाएगी, समझ गए। इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, जैसे एक एक करके बढ़ दिया, बट अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट लिखना था बस। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाइएगा बस, जैसा मैंने लिखा वैसे लिखिएगा। उसके बाद हमें नेम लिखना है, तो यूज़र का नाम। अब इसका जो डेटा टाइप रखना है वो इंटीजर नहीं रखना है, वो हमें स्ट्रिंग रखना है। तो बायस्क्यूएल में स्ट्रिंग नहीं होता, बायस्क्यूएल में वेर कैर होता है, तो हम लिखेंगे वेर कैर। और वेर कैर के अंदर आपको बताना है उसकी लेंथ कितनी लेंथ होगी। मैं कहूँगा 100 हो सकती है, 100 हो सकती है, ठीक है। बाकी मुझे कुछ भी नहीं बताना, तो मैं कॉमा लिखूंगा। यहाँ पे मैं बता सकता था कि ये नॉट नल, नल ना हो, या फिर बहुत सारी ये बता सकता था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता सकता था, बट अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया सो दैट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अपने हिसाब से आ जाए। उसके बाद हमें बताना है कि नेम के बाद हमें फ़ोन नंबर लेना है या सिटी लेना है, किस सिटी में रह रहे हो। तो सिटी फॉर एग्जांपल इसमें भी वैर कैर, और यहाँ पे वैर कैर के बाद इसमें भी सब सिटी सपोज 50 होगी। अगर नॉट नल लिखना है तो आप यहाँ पे नॉट नल लिख सकते हो, मतलब सिटी नल नहीं हो सकती, सिटी डालना मस्ट है। उसके बाद सपोज ये सारे यूजर्स हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरी हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरी, सैलरी। बाय डिफॉल्ट इंटीजर ले लेते हैं अभी सैलरी भी। एंड देन इसको भी नॉट नल रखना है तो नॉट नल रख सकते हो, और इंटीजर में साइज नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट 11 साइज उसकी हो जाती है, ठीक है। ऐसा करके आप कॉलम्स बना सकते हो सारे। एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हो, उसको एंटर कर सकते हो। जैसे एंटर करोगे आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी कुछ इस कमांड से, ठीक है। इस कमांड से आपकी क्या होगी, टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। टेबल का नाम क्या होगा, यूजर्स। आया हुआ है समझ में, टेबल्स का नाम क्या होगा, यूजर्स। और कॉलम कौन कौन से होंगे, यूजर की आईडी, नेम, सिटी, सैलरी। मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखना है यहाँ पे, DESC, एंड टेबल का नाम लिखना है यूजर्स। और यस, समझ गए सब लोग। जैसे आप लिखोगे DESC मतलब डिस्क्राइब करना है अपने यूजर्स को। बिग इंट सर, आप जैसे लोगों की सैलरी ज़्यादा डिजिट में होगी, यस, डेटा टाइप अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा चांस। आप देख लीजिए MySQL पे सारे डेटा टाइप्स, उन डेटा टाइप को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। वही मैं कहता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझो, बस बनाना कैसे है। डेटा टाइप तो अपने हिसाब से आप चेंज कर लोगे, छोटा बड़ा सब चीज़ कर लोगे, ठीक है। तो जैसे आप DESC करोगे ना,
आपके टेबल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। देखो, यूज़र की आईडी है पहला कॉलम, जो कि इंटीजर है, और नलेबल नहीं है, मतलब नल नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि प्राइमरी की है, प्राइमरी की कभी नल नहीं होती है। ये प्राइमरी की है, डिफॉल्ट वैल्यू नल है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है। नेम वेर कैर है, ये नल हो सकता है क्योंकि मैंने नॉट नल नहीं दिया था। ये प्राइमरी की नहीं है, नल है। नल डिफॉल्ट वैल्यू है, सिटी 50 है, और ये नल नहीं है, इसमें मैंने नॉट नल दे दिया था। बाकी सैलरी इंटीजर है, यस एंड देन नल। समझ गए? तो आप इसकी हद से आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हो। टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब देख सकते हो सारे कॉलम्स। अब बात आई डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, हाउ डू वी इंसर्ट द डेटा। ठीक है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे? जैसे हम क्रिएट कर रहे थे, तो हमें क्या बताना पड़ा था, हमें कॉलम्स के नाम बताने पड़ते थे। वैसे हम जब इंसर्ट कर रहे होंगे डेटा, तो हमें किस कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है ये देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करनी है, यूजर्स में इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, एक ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर हम लिखेंगे वैल्यूज, और फिर दूसरा ब्रैकेट लगा देंगे। अब पहले वाले ब्रैकेट में पता है क्या करना है, पहले ब्रैकेट में आपको कॉलम्स के नाम लिखने हैं, कि सबसे पहले कॉलम यूज करना आपको यूजर अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, उसके बाद आपको यूज करना है नेम, फिर कॉमा, और फिर आपको यूज करना है सिटी, फिर कॉमा, फिर आपको यूज करना है सैलरी। और दूसरे वाले कॉलम में सारी वैल्यूज बताइए, कि यूजर आईडी होगी 1101, कॉमा, नेम सपोज है विवेक, तो यहाँ पे विवेक अशोक, एंड देन हमारे पास सिटी है, लेट सपोज सिटी इनकी दिल्ली है, दिल्ली है। देन सपोज सैलरी इनकी है भाई 50,000, तो ठीक है, सारी वैल्यूज हो गई। अब होगा क्या, यहाँ से मैपिंग आप चेक कर लो। यूज़र आईडी पहले पोजीशन पे है, तो ये वाली जाएगी। नेम दूसरे पे, तो विवेक अशोक जाएंगे। सिटी है दूसरे पे, तीसरे पे तो दिल्ली जाएगा। सैलरी है चौथे पे, तो 50,000 आएगा। स्ट्रिंग के लिए आप कॉमा लगाइए, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। एंटर कर दीजिए, और देखो इंसर्टेड। समझ गए? इंसर्टेड आया मजा? मतलब ये वाला वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह आप और मल्टीपल वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप एक और लगा दो यहाँ पे, एंड दूसरा सपोज अंकित, एंड सपोज कानपुर, सैलरी चलो 50 वाले ही लेते हैं। एक और रो आ गया। कभी कभी जब सारे कॉलम्स आप लेते हो ना एक लाइन से, तो आप कॉलम्स नहीं भी लिखोगे तब भी हो जाएगा। इन दिस केस अगर आप कॉलम मिस कर देते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो पहली वैल्यू जा रही है वो सिटी में चली जाए, यूजर आईडी में चली जाएगी, दूसरी नेम में चली जाएगी, तीसरा सिटी में, और चौथा सैलरी, क्योंकि कोई कॉलम मिस नहीं हो रहा है। अगर कोई कॉलम मिस करना चाह रहे हो बीच में, तो आपको फिर कॉलम्स की सारी वैल्यूज देनी ही पड़ेगी। तो तीसरा डाल दें, किसका नाम डाल दें भाई, 6 ले लो, या कोई पंकज ले लेते हैं, एंड ले लेते हैं लखनऊ, लखनऊ कुछ इतना ले। ठीक है, अब 3 4 रिकॉर्ड्स हो गए। अब आपको देखना है, इंसर्ट तो आप कर लोगे ना सब लोग, बहुत ईजी है इंसर्ट करना। ठीक है, अगर ध्यान से करोगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा आपका। ये इंसर्ट करने का था। अब क्या करना है, अब आपको देखना है डेटा। तो देखने के लिए आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब अब आपको निकालना है। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद हमें होता है कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट मतलब कौन कौन से कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं। तो मैं कहूँगा मुझे सारे कॉलम्स दे दो, स्टार लगा दो। स्टार को पढ़ते हैं एस्ट्रिक, लेकिन अच्छा होता है अगर आप पढ़ते हो क्या, अगर आप पढ़ते हो ऑल, तो हम कहेंगे सेलेक्ट ऑल। समझ गए? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम किस टेबल से, यूजर्स टेबल से। बस सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स टेबल, और लगा देंगे सेमीकोलन, एंटर कर देंगे। ये देखो आ गया टेबल। बताओ भाई, आ गया टेबल? देखो वही टेबल है जो आपने इंसर्ट किया था। एक बार चेक करो, चेक करो भाई, सब लोग चेक करो, चेक करो। तो अब आप टेबल बना सकते हो, डेटा डाल सकते हो उसमें। एक और डेटा डालने की बोलूँ तो बोल दो, डाल दोगे? जैसे सुबह में डालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फटाक से मैं कर लेता हूँ यूजर्स। अब मुझे सारे कॉलम लेने हैं, तो इसलिए मैं कॉलम वाला ब्रैकेट नहीं ले रहा हूँ। और शुभम पहले आईडी डाल दो कुछ। ठीक है, देन शुभम, देन सीट, ओ सॉरी,
सिटी क्या है शुभम की? सपोज बैंगलोर, एंड देन सैलरी नहीं, कुछ ऐसे डाल दो रैंडम। ये देखो आ चुके हैं। फिर आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, टेबल का नाम लिख दो, एंटर कर दो। आप देखो शुभम भी आ चुके हैं। ठीक है, तो मजा आया। ठीक है सर, ये तो ठीक है। ऑल्टर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल डिस्कस करते हैं, क्यों नहीं। ऑल्टर डिस्कस करते हैं, फिल्टरिंग, फिल्टरिंग डिस्कस करते हैं, ऑल्टर डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करते हैं बारी बारी से। ठीक है, हाँ। चलो सेलेक्ट का कुछ, सेलेक्ट के कुछ वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऑल्टरिंग, फिर डिलीशन वगैरह सब बता देते हैं आज। ठीक है, एटलीस्ट आज बेसिक्स कर लेते हैं हम लोग। देखो, अगर मुझे इसमें से कुछ कंडीशन लगानी है कि भैया हमें वही सैलरी या वही यूज़र चाहिए जो, जिसकी सैलरी 50,000 है, ऐसा हो सकता है कंडीशन की, नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे कहेंगे सेलेक्ट ऑल, मतलब सारे कॉलम्स हमें चाहिए फ्रॉम यूजर्स, और हम लगा सकते हैं क्लॉज जिसका नाम है वेयर। यस, ये वेयर एक्चुअली फिल्टर करने के लिए यूज होता है। क्या? फिल्टर करने के लिए। तो हम कहेंगे सेलेक्ट तो मैं सारे करूंगा, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि सैलरी हमारी होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए क्या, सैलरी होनी चाहिए और 50,000, एंड एंटर। ये देखो, तो ये बता देगा आपको क्या, कितने लोग समझ गए? मतलब एग्जैक्ट 50,000 सैलरीज की है, वही हमें यहाँ पे आ गए। समझ गए सब लोग? पक्का। इसी तरह बहुत सारी कंडीशंस आप लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले कि, आप बस चीज़ों को समझो, रटो मत। आपसे कोई पूछ ले कि हमें वो सारे यूजर्स चाहिए जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, तो आप कहोगे ठीक है, मैं कहूँगा सेलेक्ट। मैं ये भी पूछ लूँगा भैया कौन कौन से कॉलम चाहिए, बंदा कहेगा सारे, तो आप यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 कर दो। इक्वल टू चलेगा ना? हाँ 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 हाँ। एक ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ नहीं चलेगा। चलो अभी अभी ग्रेटर देन कर लेते हैं। मेरे को 50,000 अगर लेना ही है तो आप 49,000 कर लो। चलो एक कम कर लो। हम्म, अभी आप दिमाग लगा लेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला हम देखेंगे। 49,000 के ऊपर इसका मतलब 50,000 तो आ ही जाएगा। एंड ओके, कुछ गड़बड़ हो गया। इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ बार बार? अभी आप ग्रेटर देन लगा के चेक कर लो। यस, तो होगा क्या, ये सारी चीज़ें 50,000 के ऊपर या 50,000 वाले हैं, या फिर आप यहाँ पे 10,000 कर दो, तो ऑब्वियसली बात 10,000 के ऊपर वाले सारे आ जाएंगे। ये देखो 10,000 के ऊपर वाले में 34,000 भी आ गया, 50,000 भी आ गया, और 50,000 आ गया, मतलब तीनों आ चुके हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कंडीशंस आप बहुत सारी लगा सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लगा लोगे सब लोग। तो यही चीज़ समझाना है मुझे कि वेयर के बाद कंडीशंस बहुत सारे लगा सकते हो। इवन कंडीशंस आप ज्वाइन भी कर सकते हो। पता क्या, आप ऐसे, कोई ऐसे पूछ सकता है कि एक काम करो, मुझे वो सारे बंदे चाहिए जिसकी सैलरी 50,000 है और वो लखनऊ से है या वो दिल्ली से है। पूछ सकता है कोई नहीं, तो आप दो कंडीशंस को ज्वाइन करोगे। फिर आप देखोगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर सैलरी, पहले सैलरी पे लगा दो, सैलरी इक्वल टू 50,000, एंड सिटी कहाँ का भाई, सिटी होनी चाहिए हमारी और दिल्ली, और सेमी कोल लगाना मत भूलिए। एंड कुछ एम्प्टी सेट क्यों आ रहा है? 50,000 वाला है तो विवेक, 5,000 हो गया। हम्म, समझ गए? तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह एंड लगा लिया, वैसे ही आप और भी लगा सकते हो। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है हमें वो सारे बंदे चाहिए जिनकी जिनकी सैलरी या तो 50,000 है या फिर सिटी उनकी दिल्ली है, मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, तब भी हमें सेलेक्ट करना है, तो आप फिर उस समय और भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे और भी लगा सकते हो। तो कंडीशन इस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे यूज कर सकते हो। यही मुझे समझाना है कि डेटा जब आप फिल्टर करते हो ना, यू कैन पुट, यू कैन पुट मेनी कंडीशंस या मल्टीपल कंडीशंस, एंड से ज्वाइन कर लो, और से ज्वाइन कर लो। एंड ये वेयर जब एग्जीक्यूट, मतलब ये वेयर वाली कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी, उसी हिसाब से डेटा यहाँ पे सेलेक्ट होगा। और बाकी और एस्ट्रिंग मतलब तो आप समझ ही रहे हो। अगर आपको कुछ देखना है, चेंज करना है कि भैया हमें सिर्फ नेम और सिटी चाहिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट नेम फ्रॉम अ सिटी कर दो, फ्रॉम यूजर। इस समय आपको नेम और सिटी ही मिलेगा। तो वो तो कॉलम अपने हिसाब से बदल सकते हो, कॉमा लगा सकते हो। समझ गए मेरी बात?
इस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो पता है, इसी तरह आप इन और बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे हमारे यूजर्स हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, तो ये सारे यूजर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमें वो सारे यूजर चाहिए जो लखनऊ से हों और दिल्ली से हों, या फिर हमें वो सारे यूजर चाहिए जिनकी सैलरी और सैलरी 50,000 हो और 34,000 हो। तो यहाँ पे तो आप कंडीशन भी लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी मल्टीपल कंडीशन हो जाती है ना, तो आप कितने एंड लगाओगे। या ऐसे कोई पूछ लिया हमें वो सारे यूजर चाहिए जो जिनकी सिटी दिल्ली हो, लखनऊ हो और कानपुर हो, तो 3 बार एंड क्या लगाओगे भाई, समझे ना। तो आप वहाँ पे इन यूज़ कर लो, मतलब इनमें से कोई भी हो तो आप वहाँ पे इन यूज़ कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेर 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 सिटी इन, और इन के बाद आप एक ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर सब मेंशन कर दो यहाँ पे कि भैया सिटी या तो लखनऊ हो, लखनऊ कॉमा, या तो दिल्ली हो, या फिर कानपुर हो। सब दे दो आप मुझे, तीनों में से जो जो मैच करे सब उठा के दे दो। तो कानपुर वाला मिल जाएगा, दिल्ली वाला मिल जाएगा और लखनऊ वाला मिल जाएगा। तो इन भी यूज होता है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और वाली कंडीशन हो मल्टीपल की। जैसे डी या ऐसे बहुत सारे डेटा होता है ना, मान लो लाखों डेटा है, उसमें देखना है कि भाई हमें वो सारे यूजर चाहिए जिनका सैलरी 50,000 हो और जिनकी सैलरी 1 लाख हो, या जिनकी सैलरी कह सकते हो कि 1.5 लाख हो। तो आप इन से भी कर सकते हो, या ऐसे हमें वो सारे यूजर चाहिए जो सारे लखनऊ के हैं, हमारे एम्प्लॉय जो सारे लखनऊ वाले हैं और बेंगलोर वाले, तो आप इन लगा के निकाल सकते हो। इन समझ गए ना। हाँ, लखनऊ पे ये सिंगल कोट्स इसलिए लगा है क्योंकि वो स्ट्रिंग की वैल्यू है। सिंगल कोड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैं सिंगल कोड से लिख रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, नाउ एक होता है बिटवीन, जैसे आपको रेंज निकालनी होती है ना, रेंज निकालनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि सैलरी अगर 30,000 से लेकर के और 50,000 के बीच में या 60,000 के बीच में, तो वो सारा डेटा मुझे चाहिए। तो आप बिटवीन यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स वेर सैलरी, अब यहाँ पे विन यूज करो, विट विन। यहाँ पे केस का कोई दिक्कत नहीं, मतलब केस ए इनसेंसिटिव है, आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, बट कीवर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूँ उनको मैं कैपिटल लिख रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ। तो सैलरी बिटवीन, और फिर अपनी दोनों सैलरी लिख दो। जैसे हमने कहा कि हमारी 10,000 से लेकर के, हाँ, या चलो हम कहेंगे 34,000 को से लेकर के, 34,000 से लेकर के एंड 60,000 के बीच में सारी सैलरी चाहिए। देखो 34,000 से लेकर के 60,000 के बीच में सारी सैलरीज आपको मिल जाएंगी। तो ये है रेंज, इसमें रेंज आपका इंक्लूडेड है, मतलब 34,000 आपने लिखा, 34,000 से लेकर के, मतलब उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो कभी आपको रेंज चाहिए होती है तो आप बिटवीन का यूज भी कर सकते हो इस हिसाब से। कितने लोग समझ गए मेरी बात। हम्म, इतना समझ गए कहानी, और वेरिएशन समझे। एक्सक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड है, बट 60,000 वाला कोई बंदा है ही नहीं ना, 60,000 वाला कोई बंदा है नहीं। अगर 60,000 वाला कोई बंदा होता तो आपको यहाँ पे सेलेक्टेड दिख जाता। ठीक है, अगर करके देख लीजिएगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे 50,000 कर लो भाई। कर लिया, अक्षांश शर्मा। ठीक है, तो समझ गए वो इंक्लूड रेंज जो है उसमें इंक्लूडेड है। एक और चीज बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग, एक होता है लाइक क्वेरी, सबसे इंपॉर्टेंट सर्च के लिए यूज होता है। लाइक, लाइक क्लॉज होता है। क्या होता है लाइक क्लॉज, और लाइक बहुत लोग समझ नहीं पाते, बट मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप समझ जाओगे। ठीक है, लाइक क्लॉज पता है कब यूज करते हैं। यस, जैसे रजेक्स होता है वैसे होता है। बेसिकली ये पैटर्न को सर्च करने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि एक काम करो, वो सारे हमें यूजर्स को फेच कर दो जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी आया समझे, जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं। या फिर वो सारे यूजर्स सर्च कर दो जिसके नाम के सेकेंड लेटर में वी आता है या आई आता है। आया समझ में, या वो सारे यूजर्स हमें फेच करके दे दो जिसका सरनेम तिवारी है या जिसका सरनेम सिंह है। तो ऐसा जब पैटर्न मैचिंग होगा ना उस समय, या पैटर्न कभी पूरे नाम में आपको मैच करना होगा कुछ, तो आप लाइक यूज करोगे। जैसे आप प्रोडक्ट सर्च करते हो ना, आप सर लिख देते हो सैमसंग,
अब सैमसंग डेटाबेस में बहुत सारा होगा, तो आप मैच करते हो कि वो सारे में टाइटल्स जिसमें सैमसंग आ रहा हो वो फेच कर दो। तो जब आप सर्च लगाते हो या सर्च की क्वेरी यूज़ करते हो तो ये लाइक ही यूज़ होता है, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, लाइक ही यूज़ होता है। आया समझ में मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? अब इसको यूज़ कैसे करते हैं समझना। इसमें तीन चीज़ होती है, इवन दो चीज़ होती है, दोनों चीज़ आप समझ जाओगे तो समझ जाओगे। सबसे पहली चीज़ है इसमें, दो चीज़ आप समझो बस। सबसे पहली चीज़ है परसेंटेज। क्या परसेंटेज? परसेंटेज मीन्स कि जीरो, और बात को समझना, परसेंटेज मीन्स होता है कि जीरो और मोर कैरेक्टर, जीरो और मोर देन, जीरो वन और मोर देन वन कैरेक्टर, जीरो वन और मोर देन वन कैरेक्टर। इसका मतलब कितने लोग समझ पाए? मोर देन वन, जीरो और मोर देन वन ऐसे लिख दो, ज़्यादा सही है। जीरो और मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन मतलब कितना भी हो, या तो जीरो या जीरो से ज़्यादा हो, चलेगा, ये सेटिस्फाई करेंगे। इट टेक्स एवरीथिंग, यस अक्षांश, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जीरो हो तब भी चल जाएगा, एक से ज़्यादा हो, एक हो एक से ज़्यादा हो तब भी चल जाएगा। ऐसा समझ में? एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज अ डैश, अंडरस्कोर जिसको बोलते हैं, अंडरस्कोर। इसका मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर कोई भी हो, सिंगल कैरेक्टर कोई भी हो, सिंगल कैरेक्टर कोई भी हो। समझ पा रहे हो मेरी बात सब लोग, की नहीं समझ पा रहे हो? सिंगल कैरेक्टर कोई भी हो। तो ये दोनों कीवर्ड सबको समझ में आए कि नहीं आए भाई? ये दोनों समझ में आए। एस्ट्रिक की मैं यहां बात ही नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रिक। यहां पे मैं ये दो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज का क्या मतलब है, और परसेंटेज के बाद हमारे पास अंडरस्कोर क्या मतलब है। मैं इन्हीं दो कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इनकी और इनकी। ये दोनों कैरेक्टर्स अगर आप समझ गए तो आप कहानी समझ गए। ये सिंगल वन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कैरेक्टर को, और ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली जीरो वन और मल्टीपल कैरेक्टर्स। इसको बोलते हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स, जीरो वन और मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स। अगर ये समझ गए तो लाइक आपके चुटकियों में है, दिखाता हूँ कैसे। लाइक कैसे चुटकियों में, समझो बात को। जैसे फॉर एग्जांपल आप रियल टाइम यूज केस करने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा एक काम करो आप, वो सारे यूजर फेच कर दो जिनके, एक एक यूजर और ऐड, एक यूजर और ऐड करते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्ट सॉरी, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और वैल्यूज में डाल दो, वैल्यू में, वैल्यू में अपनी वैल्यूज डाल दो। तो आईडी कुछ भी ले लो ऐसे करके। नेम मैं ले रहा हूँ अभिनव, अभिनव, और सिटी ले रहा हूँ, और लखनऊ ही डाल दो सिटी, और सैलरी कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक और डालूंगा अभिनव के बाद अभिषेक, अभिषेक एक जैसा डाल रहा हूँ जिससे आसानी हो समझने में। तो की बदल दो वरना एरर आएगी, इसको 5 कर दो, ठीक है। अब आपको और समझ में आएगा। तो अगर अब मैं सेलेक्ट करूँ, अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, आप समझना बात को, कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है। मैंने कहा वो सारे यूजर चाहिए जो ए बी से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे में वो सारे यूजर चाहिए जो ए बी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, वेर, वेर। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा लाइक, क्या यूज होगा, लाइक। हम कहेंगे वेर नेम लाइक, नेम लाइक, और यहाँ पे अपना पास करेंगे पैटर्न। क्या पास करेंगे? पैटर्न। अब पैटर्न बनाएंगे कैसे? पैटर्न को ढंग ढंग से समझिए। मैंने क्या कहा था, वो सारे यूजर्स जो ए बी से स्टार्ट हो रहे हो, तो इस पूरे वर्ड में या जो नाम होगा उसमें कांस्टेंट कौन से कैरेक्टर्स आएंगे? ए बी, ए बी से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब ए बी तो सेम वैसे ही रहेगा, तो ए बी को हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद ए बी से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद तो कितने भी कैरेक्टर हो क्या फर्क पड़ने वाला है? समझ में? मतलब ए बी खुद भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बाद जीरो कैरेक्टर हो
इसके बाद 1 हो, इसके बाद कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं लिख देंगे परसेंटेज। यस, एंटर कर दो। ये देखो, ए बी से स्टार्ट हो रहे हैं अभिनव और अभिषेक। आया समझ में? इसी तरह कोई आपसे पूछ सकता है कि हमें वो सारे यूजर चाहिए जो ई के से या के से खत्म हो रहे हो। आया समझ में? के से खत्म हो रहे हो तो आप सेम यहां लिखोगे, बस लास्ट में फिक्स क्या है, के। तो पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पे परसेंटेज लगाओ, एंटर कर दो। देखो अभिषेक और अशोक लास्ट में खत्म हो रहा है। नहीं, केस ये सब इनसेंसिटिव है, तो केस इनसेंसिटिव है, दीजिए ये चीज़ें। अभी तो जो क्वेरीज लिख रहे हैं वो इनसेंसिटिव है, बट वैल्यूज में अगर ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ गए? लाइक अब एक सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, मैं कह रहा हूँ एक काम करो, वो सारे यूजर्स निकाल दो मुझे, वो सारे यूजर्स निकाल दो जिनके सिटी में सेकंड कैरेक्टर यू है, जिनके सिटी में सेकंड कैरेक्टर यू है। बात को समझना, कितने लोग क्वेरी बना लोगे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन मेक दिस क्वेरी जिनके सिटी में यू हो? यस, अक्षांश ने खटाक से बना दिया। बहुत सिंपल है, आप यहां पे लिखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेर सिटी लाइक, और पैटर्न बहुत सिंपल हो गया। पैटर्न क्या हो गया? सिंपल, सेकंड कैरेक्टर फिक्स है यू, इससे पहले एक ही कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो अंडरस्कोर लगा दो। और सेकंड कैरेक्टर के बाद तो कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, ये देखो लखनऊ आगे खट खट खट। समझ गए? समझ गए ना? तो इस तरह से आप पैटर्न्स बनाओगे तो मुझे लगता है, आई थिंक लाइक, लाइक ऑपरेटर या लाइक क्लॉज भी आप समझ गए। तो एंड बिटवीन लाइक, फिल्टरिंग आई थिंक समझ गए आप लोग। बताओ भाई, फिल्टरिंग समझ गए? फिल्टरिंग, फिल्टरिंग, वैल्यूज में केस सेंसिटिव है कि नहीं आप यहां देख सकते हो। ये देखो, मैंने कैपिटल यू लिख दिया तब भी उसने सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब केस सेंसिटिव यहां भी देख रहा है। बट सेंसिटिव बनाने के लिए कुछ तरीका होता है कि भाई हमें कैपिटल यू ही देखना है, तो इन दैट केस आप कुछ अलग से कोड लिखोगे, बट अभी ये इनसेंसिटिव में चल रहा है। देखो मैंने कैपिटल यू लिखा लेकिन तब भी इसने सेलेक्ट कर लिया, स्मॉल यू से मैच कर लिया। आया समझ में? तो अभी तो इनसेंसिटिव मैनर में चल रहा है, बट हर चीज़ का मतलब हर चीज़ का कह सकते हो कॉन्फ़िगरेशन है। यस नहीं, यस कह सकते हो। समझ गए आप? अंडरस्कोर क्यों लिया भाई? इसीलिए तो लिया, ये देखो सिंगल कैरेक्टर के लिए। अंडरस्कोर इज फॉर सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कोई भी हो सकता है इसकी जगह पे, बट इट इज नॉट नोन, इट इज नॉट नोन, बट एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई वी हैव टेकन एक्चुअली अंडरस्कोर। ना वो एक दो चीज पढ़ लेते हैं आज के लिए, एक दो चीज और पढ़ लेते हैं, एक लिमिटिंग पढ़ लेते हैं और सॉर्टिंग पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमारा डेटा है, जैसे ये हमारा डेटा है, कौन सा डेटा है? लेट्स सपोज कि हमारा डेटा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, तो सबसे पहले सॉर्टिंग चेक करो यूजर्स। अभी सॉर्टिंग उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने ऐड किया है, एंड आई थिंक ये शॉर्टिंग है हमारे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूजर आईडी है। हमें नेम और शॉर्ट करना है, तो इन दैट केस हम यूज कर सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स एंड ऑर्डर बाय, हम यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय, एंड देन ऑर्डर बाय हमें नेम करना है असेंडिंग ऑर्डर ASC, ASC फॉर असेंडिंग ऑर्डर। तो अभिनव पहले आ गया, अभिषेक, अंकित, पंकज, शुभम, विवेक। समझ गए? सो ये असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट हो गया। अगर डिसेंडिंग चाहिए तो यहाँ पे DESC यूज कर लो, DESC फॉर डिसेंडिंग। तो अब विवेक, शुभम, पंकज, अंकित, अभिषेक, अभिनव। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हम करते हैं ऑर्डर बाय की हेल्प से। किसकी? ऑर्डर बाय की हेल्प से। सेम सैलरी वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हम कहेंगे जिसकी सैलरी है सबसे कम है उसको मुझे पहले दिखाना है, तो ऑर्डर बाय मैं कहूँगा सैलरी, सैलरी एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ASC। तो 1231 पहले शुभम की, फिर पंकज की, विवेक, अंकित, अभिनव, अभिषेक। फिर अगर आपको डिसेंडिंग में सैलरी वाइज सॉर्ट करना है तो डिसेंडिंग लगा सकते हो। तो देखो, ओ, देखो सबसे बड़ा वाला ऊपर चला गया, फिर ठीक है। समझ गए सब लोग? कभी कभी क्या होता है कि दो सैलरीज बराबर हो गई, जैसे 50,000 50,000 बराबर हो गई, तो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे एक काम करते हैं ज़रा, ना ना, एक काम करते हैं, नेम, एक और इसमें तरीका होता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर बराबर हो गई तो कॉमा लगा के चेक करें क्या? हाँ यस, ठीक है। हाँ कॉमा मैंने लगा दिया, डिसेंडिंग के बाद कॉमा लगा दिया, नेम एंड असेंडिंग, मतलब अगर सैलरी बराबर है डिसेंडिंग करते हो समय तो नेम असेंडिंग में आ जाएगा, जैसे अंकित और विवेक। और अगर सैलरी बराबर है तो नेम वाइज डिसेंडिंग, यस विवेक और अंकित। आया समझ में? तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, मतलब अपने ऑर्डर्स को मेंटेन कर सकते हैं कि अगर पहला शॉर्टिंग ऑर्डर इन केस मैच बराबर हो गया, टाई हो गया, तो हम देखेंगे नेम को। समझ गए? इसी तरह हम डेटा को लिमिट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, और हमें पूरा टोटल डेटा दिख रहा है बट हमें चाहिए सिर्फ टॉप 3। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं लिमिट, लिमिट, और लिमिट में हम पास कर सकते हैं 3। तो हमें सिर्फ 3 टॉप के दिखेंगे, ठीक है। कभी कभी 2 छोड़ के 3 चाहिए होते हैं तो हम उस केस में ऑफसेट यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब 2 छोड़ के 3 चाहिए तो हम यहाँ पे लिमिट और ऑफसेट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सारा डेटा है, सारा डेटा है और हमें 2 छोड़ना है, तो हम यहाँ पे लेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, और हम पहले ले आएंगे लिमिट, हमें लिमिट निकालनी है, 3 यूजर्स निकालने हैं बट छोड़ने कितने हैं, ऑफसेट हमें 2 करने हैं, तो 2 छोड़ के 3 आएगा, देखना। पंकज और विवेक छूट जाएंगे, अंकित अभिनव अभिषेक आएंगे, अंकित अभिनव अभिषेक आएंगे, ठीक है। 2 छोड़ के 3 आएंगे। तो इस लिमिट और ऑफसेट की हेल्प से हम लोग पेजिनेशन वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि भैया पहले पेज में 0 छोड़ो, 3 निकालो, दूसरे पेज में और 3 निकल चुका है तो 3 छोड़ दो, फिर 3 निकालो, फिर 6 छोड़ दो, 3 निकाल दो, फिर 9 छोड़ दो, ऐसे करके आप निकालते जाओ और पेजिनेशन आपका होता जाएगा। समझ गए? तो आई थिंक फिल्टर अप कर लोगे, फिल्टर कर लोगे, डेटा सेलेक्ट कर लोगे, इंसर्ट कर लोगे, बहुत सारी चीज़ कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, इंसर्ट कर लोगे, फिल्टर कर लोगे, वेयर, एंड, बिटवीन, और, इन, लाइक, बहुत सारी चीज़ आज मैंने करा दी। कल का टारगेट रखेंगे, हाँ कल ये सब चला, कल ये सब कराएंगे। कल का पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट हमें पता चले कल हमें क्या करना है। कल हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स जो छूटे आज, जैसे फॉर एग्जांपल अपडेट, अगर आपके पास टेबल है तो टेबल में डेटा अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट और डिलीट सबसे पहले करेंगे, आप डेट एंड डिलीट। उसके बाद पढ़ेंगे जॉइंस, या हाँ जॉइंस बेसिकली हाउ टू क्रिएट रिलेशंस, क्रिएट रिलेशंस, ठीक है। वहीं पे हम जॉइंस पढ़ेंगे, समझ गए? तो जॉइंस में लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन, इन सब के बारे में बात करूंगा। बस मुझे लग रहा है ठीक है, उसके बाद तो आप समझ जाओगे सारी चीज़। प्रोसीजर बता दूंगा, प्रोसीजर का प्रोग्राम बता दूंगा जब आपको मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा डेटा, मतलब स्प्रिंग बूट के साथ, ठीक है। ठीक है, बाकी रिकमेंड करूंगा मैं कि हमारी प्लेलिस्ट डेटाबेस वाली ज़रूर देखिए, मैं अटैच कर दूंगा अपने कोर्स में भी, और यूट्यूब पे फ्री में मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाओ चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। ट्रिगर्स वगैरह सब बता रखा है उसमें मनीष, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि मतलब इस कोर्स में डेटाबेस डिटेल में पढ़ना चाहिए मनीष, क्योंकि होता क्या है कि इस कोर्स में अगर डेटाबेस डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने जो मेन टॉपिक है उससे भटक जाएंगे, और स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज या स्प्रिंग बूट और एमबीसी प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ से रिलेटेड हम भटक के अलग चले जाएंगे दूसरी तरफ। आया समझ में? तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप मतलब उसको कवर अप कर लीजिएगा। बाकी एक दिन इनफ था एसक्यूएल के लिए, माई एसक्यूएल के लिए, और बेसिक्स तो ऑलमोस्ट हो ही गया, समझे? अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए इस पूरे चीट शीट का एक नोट बना सकता हूँ, मतलब एक चीट शीट बना सकता हूँ जो जो मैंने पढ़ाया है, और उसको मैं दे सकता हूँ फॉर द रिवीजन पर्पस। जो कुछ कमांड्स मैंने नहीं कवर किए हैं वो भी मैं डाल सकता हूँ, समझ गए? सो नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न का बेसिकली टारगेट हमारा ये रहेगा नेक्स्ट क्लास का, कि ये जो चीज़ें हैं वो फटाफट आधे घंटे में खत्म कर जाए, उसके बाद हम स्प्रिंग जेडीबीसी आ जाए, अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाएं, मतलब अपने स्प्रिंग बोर्ड पे वापस आ जाएं, क्योंकि अभी हमें स्प्रिंग जेडीबीसी और जेपीए 2 चीज़ अच्छे से पढ़ना है, जेपीए 2 चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कम से कम 2-3 क्लास इसमें लगेगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा मतलब आसान तो है बट टाइम टेकिंग है, सब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, यूज़ केसेस करेंगे, फिर मैपिंग्स वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो कल रहे हो सर क्लास? कल इज़ अ फ्राइडे, नहीं कल नहीं, टीटीएस में है ना, आज थर्सडे, तो फिर आपको सैटरडे को मिली होगी क्लास। ग्रुप बाय मैं डाल दूंगा इसमें, और नोट्स में डाल दूंगा, चिट सीट में डाल दूंगा, ठीक है। ग्रुप बाय इंपॉर्टेंट है, बट अभी कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आज तो काफ़ी लंबा हो गया यार, सारा इंट्रोडक्शन बेसिक्स कराने में।